पूरे ब्लू एरिया की मार्केट में चले जाएं, बैरिया के मार्केट में चले जाएं, डीएचए के मार्केट में चले जाएं, मैंने वहाँ पे जो रियल स्टेट मार्केट में एम्प्लॉयज़ देखे जो सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, वो यहाँ से एमएससी एमफिल पास आउट होते हुए और एक एमबीबीएस डॉक्टर को मैंने सेल्स कर देखा और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके पास तो इन्वेस्टमेंट भी आपने कमा लिया, आप अपना क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते। और एक डेंटिस्ट थी, बीडीएस किया हुआ था, मैंने कहा आप अपना एक क्लिनिक खोलें, आप वहाँ से भी इनकम कमा लेंगी और 3-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं इतनी ख्वारी क्यों काटूं। वो कहते हैं सर छोड़ें, 50-60 लाख रुपया ये तो हम 4 फाइलें बेचो तो हम कमा लेते हैं। फाइल लेनी चाहिए या नहीं, और मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द सेमिनार वी विल बी एबल कि अच्छा अगर फाइल लेनी है तो कौन सी सोसाइटी की लेनी है वो भी हमें पता चल जाएगा। ये जहाँ पे सोसाइटी अनाउंस करते हैं वहाँ पे एक पीस तो ये ले लेते हैं, 100 कनाल 200 कनाल जिसकी इन्होंने सबमिशन कराई होती है। आगे इन्होंने बेसिकली काइंड ऑफ टोकन मनी दी होती है, बयाना दिया होता है और उसके अगेंस्ट दिया होता है। वो जब मेच्योर नहीं होते तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब जिसको आपने टोकन दे दिया है वो आपको एक आपकी एक एग्रीमेंट हो गया कि जी मैंने आपको ये टोकन मनी दी है, इतने टाइम फ्रेम में बाकी अमाउंट जो है ना क्लियर करूंगा। अब लोगों को यहाँ पे एक आई कैचिंग जो होता है ना, वो जाता हुआ कहता है नहीं यार मैं इस जगह पे गया, मैं तो इनकी जमीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब जिसने टोकन दिया वो आपको रोकेगा नहीं, आप कहेंगे यार मेरी पार्टीज आ रही है ये देख रही है, तो वो लोग आ रहे जा रहे हो तो लोग ये समझते हैं यार हम अगर इस रॉ लैंड पे जाके विजिट करके आ रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये जमीन इनके पास है, लेकिन एक्चुअली होती ग्रेजुएट हैं, ही इज वर्किंग नेस्पाक एज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट, बट ही हैज अ डीप आई ऑन द रियल एस्टेट मार्केट एज वेल। तो मार्केट में रियल एस्टेट में ये एडवाइजर के तौर पे भी काम करते हैं, एंड ही इज पर्टिकुलर एक्सपर्ट ऑन फाइल कल्चर। सो हमने इनको इनवाइट किया है कि ये हमें थोड़ा सा बताएं कि ये फाइल कल्चर है क्या पाकिस्तान में। हर कोई फाइल लेना चाह रहा है। जब आप किसी एजेंट के पास जाएं तो वो कहता है कि ये फाइल जो है वो आपको 15 लाख रुपया 2 माह में दे देगा, लेकिन जब जो फाइल होल्डर्स हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो प्लॉट नहीं मिल रहे। तो ये जो एनिग्मा है इसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इन्हें आज बुलाया है कि हमें बताएंगे क्या फाइल लेनी चाहिए या नहीं। और मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ दिस सेमिनार वी विल बी एबल कि अच्छा अगर फाइल लेनी है तो कौन सी सोसाइटी की लेनी है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ओवर टू यू जानदेव सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि डॉक्टर वकार साहब ने आपको बताया कि मैं कायदीन हूँ। 2009 में मैंने यहाँ से एमएससी इकोनॉमिक्स की और 2010 में मैं नेस्पाक में एज आ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हो गया। तो शुरू में तो मेरा रियल स्टेट से वास्ता नहीं था। मैं बेसिकली हाईवेज प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, जो गवर्नमेंट सी पैक पे काम किया, वेस्टर्न कॉरिडोर पे, मेगा प्रोजेक्ट्स में लाहौर रिंग रोड, फिर ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, फिर पिंडी रिंग रोड पे मैं 2016 पे अपॉइंट हुआ ना। तो जब पिंडी रिंग रोड में मैं अपने इस ट्विन सिटी की टेरिटरी में डीआई खान हकला और इस जोन्स में जब मैं हाईवेज प्रोजेक्ट्स में, तो मुझे ना कुछ कॉल्स आना शुरू हो गई ना। उससे पहले मैंने ना रियल स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि जब मैं लाहौर पे काम करता, लाहौर रिंग रोड पे, तो जहाँ जहाँ पे हमारे हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के, तो वहाँ पे लैंड अप्रिशिएट भी होगी और लैंड की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन उससे पहले मुझे रियल स्टेट का मैकेनिज्म नहीं पता था। हाँ, मैं ये पता था कि यार यहाँ पे रोड्स आ रही हैं, नेटवर्क आ रहा है, मोटरवेज आ रही हैं, लोग एक्सेस हो, तो वहाँ पे कम्युनिटी भी जा रही है, सेटलमेंट्स भी हो रही हैं और इलाका भी ये बात होना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली उसकी ना लैंड वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। जब 2016 में मैंने रिंग रोड वगैरह पे काम स्टार्ट किया तो मुझे कोई 2017-18 से ना कुछ कॉल्स आना शुरू हो गई, जो कि बेसिकली डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की थी। वो मेरे से इन्फॉर्मेशन लेते थे रिंग रोड्स की, डीआई खान हकला की, फिर जो हमारा पर्टिकुलरली एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उनकी तरफ से मुझे इशू ये था कि वो देखना चाहते थे कि वो अपनी सोसाइटी को वहाँ से कनेक्टिविटी किस तरह दें, या किस सोसाइटी की कनेक्टिविटी, कौन सा पीस ऑफ लैंड वो परचेज़ करें। करते करते फिर उनके साथ एक लेजॉन इस तरह का बना कि उनके साथ जाते थे, मीटिंग्स करते थे। तो उनको मैं कहता था यार ये बेसिकली पब्लिक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम दे नहीं सकते, आपको इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, आरएफपी इसका अनाउंस हुआ है और हमारी कंपनी उस पर प्रोजेक्ट विन करके, लेकिन हम इससे ज़्यादा आपको न्यूज़ नहीं दे सकते। लेकिन वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कब होगा उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, करते करते कुछ ऐसा 2019 में कुछ हाउसिंग स्कीम ने मुझे अप्रोच किया, जी आपकी बड़ी ग्रिप है,
आप लीगल मामलात को भी समझते हैं, चूँकि नेस्पाक में ना एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे तमाम इंजीनियरिंग के जितने भी स्पेशलाइज हैं ना वो इन्वॉल्व हैं। उसमें टाउन प्लानिंग सेक्शन भी, आर्किटेक्ट भी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी है, इवन एक नेस्पाक वाहिद इदारा है जिन्होंने पूरा इकोनॉमिक सेक्शन बनाया हुआ है। बाकी जितने कंसल्टेंट इंजीनियर उनके इकोनॉमिस्ट वो हायर नहीं करते, वो सोशियोलॉजिस्ट हायर नहीं करते, ये लोग करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो स्पेशलाइज हमारे पे रोल पर हों, क्योंकि हमें कहीं से हायर ना करना पड़े, ताकि हमारी जो है ना डॉक्यूमेंट्स और हमारे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन टाइमली हो और हमारा एक गुडविल जो है ना वो इसी तरह बरकरार रहे। तो जब सोसाइटीज़ ने मुझे रब्ता किया तो मैं फिर इनके साथ जाके मीटिंग्स होती थी, तो मुझे उस टाइम ये पता लगा कि अच्छा यार ये सिस्टम है। फिर मैंने अपने डिफरेंट टाउन प्लानर्स जो नेस्पाक थे, मैंने उनसे पहले ये चीज़ समझी कि एक भी कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च करना चाहता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, हमारी स्टेट उसको किस तरीके से लीगलाइज करेगी, और कौन ये हक रखता है कि वो हाउसिंग स्कीम बनाए और कौन ये हक नहीं रखता है कि वो हाउसिंग स्कीम ना बनाए। तो पहले मैं स्टार्ट यहीं से लूँगा कि हाउसिंग स्कीम की लॉन्चिंग से पहले कौन से ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ते हैं आपको जब आप हाउसिंग स्कीम उसके बाद अनाउंस करते हैं। तो उसमें बेसिकली अगर ट्विन सिटीज़ की मैं देखूं तो इस्लामाबाद में आपकी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावलपिंडी में आपकी आरडी है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके अलावा बाउंड्रीज हैं सिटीज़ की। उसके बाद कुछ जाते हैं तो थोड़ा सा ये आ जाता है कि जी आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाएं या टीएमए में जाएं, तो कुछ लोग वहाँ से भी अपना लीगैलिटी क्लियर कराते हैं और उसकी बेस में मार्केट भी वो करते हैं। लेकिन फिर वो अथॉरिटीज़ के बीच में एक आ जाता है कि नहीं जी ये तो हमारे अंदर आता है, यहाँ से आप इसको अप्रूव कराएं, वो कहते हैं नहीं जी आप उधर जाएं, तो वो भी एक चलता रहता है। हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या सीन हुआ कि जिसने भी जो भी सिटीज़न पाकिस्तानी है वो ये हक रखता है कि वो पाकिस्तान में हाउसिंग स्कीम लॉन्च करे। अगर मैं सीडीए की बात करूं तो सीडीए में है कि 200 या 200 से ज़्यादा कनाल के जिसके पास लैंड ऑफ है, पीस ऑफ लैंड है, वो उस पर हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर सकता है, यानी बनाने का हक रखता है। इसी तरह आरडीए में है तो इनकी जुरिस्डिक्शन में 100 और 100+ कनाल पे। अब उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि इंडिविजुअल कोई अपनी हाउसिंग स्कीम लॉन्च नहीं करता, उसने पहले एक कंपनी बनानी होती है। वो कंपनी दो चीज़ें, या तो वो कॉर्पोरेटिव हाउसिंग स्कीम बनाएगा या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम अनाउंस करेगा। अगर वो कॉर्पोरेटिव हाउसिंग स्कीम की तरफ जाएगा तो वो सर्कुलर रजिस्ट्रार के पास जाएगा जो बेसिकली कमिश्नर होता है। वहाँ पे जाकर वो अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कराएगा कि ये एक कॉर्पोरेटिव हाउसिंग स्कीम सोसाइटी है, उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी अपना जो उनका सेक्रेटरी वगैरह वो सारे वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड कराएगा। और कॉर्पोरेटिव हाउसिंग स्कीम के मैटर में जो है ना आपके कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व हो जाती है। और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है उसमें आपकी आरडीए सीडीए वगैरह इन्वॉल्व, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। आल दो आपको कॉर्पोरेटिव हाउसिंग स्कीम भी जो है ना वो भी इन अथॉरिटी से अप्रूव करानी है। लेकिन कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये कि उनके जितने भी हर साल की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उनकी लायबिलिटीज़, उनके फंड, उन्होंने क्या कमिटमेंट्स लोगों से की थी और क्या मिस कमिटमेंट्स उनसे हो गई या उनकी अपनी फिजिबिलिटीज ठीक नहीं थी मिस कैलकुलेशन की वजह से, तो वो वहाँ पे जाके बाकायदा कमिश्नर ऑफिस में जाके वो उनकी जा रहे होता है, डॉक्यूमेंट्स जा रहे होते हैं उनके पास ना, जिस पे फिर स्टेट उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है कि आपने ये लोगों से कमिटमेंट की थी, अच्छा आपने इतनी चीज़ें बेच दी, आपके पास लैंड क्यों नहीं, आप लैंड एक्वायर क्यों नहीं कर सके। तो फिर स्टेट्स भी जो है ना फैक्टिव्स की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लेती है। इसकी रिसेंट एग्जाम्पल में आपने गौरी टाउन में देख लिया कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, उनके कनेक्शंस भी कट किए और इफेक्टिव्स के साथ स्टैंड्स भी लिया। और उनकी ये क्लियर कट एक पब्लिकली एक कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उसने कहा था कि आप अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अगेंस्ट तो अहम एक्शंस में आ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में हमारे लिए ये एक लायबिलिटी बन जाती है। लीगल फ्रेमवर्क में ये हो जाता है कि जब हम आपको अपनी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये सोसाइटी इलीगल है, फेक है या ये भी अप्रूव नहीं हुई हुई, अंडर प्रोसेस है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अब आ जाए दूसरी तरफ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या करती हैं, वो सबसे पहले इंडिविजुअल के नाम पर नहीं तो वो एक एसईसी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराती हैं। उसके बाद अब इन दोनों की ना एप्लीकेशंस बनती हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि सबसे पहले आप एसईसीपी का सर्टिफिकेट कि ये हमने रजिस्टर्ड करा दी, उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं उस अथॉरिटी के साथ और फिर आप लैंड के डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करते हैं। वो लैंड के डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म दोनों में जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स के साथ जाते हैं, लोकेशन प्लान के साथ जाते हैं, सीडीए में वो इवन लेआउट प्लान के साथ भी जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ जाके सबमिट हो जाते हैं। उस पर क्या होता है, जो सीडीए का डिपार्टमेंट है उनका जो अपना पटवारी है वो उसकी एक स्क्रूटनिंग करता है और वो लोकल पटवारी से
उसको वेट करवाता है, वेरीफाई करते हैं, ये खुद भी वेरीफाई करते हैं, उनसे भी वेरीफाई कराते हैं। ये फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ जाके इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल की लैंड ऑफ पीस थी अब ये हाउसिंग स्कीम में जा रही है, इन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्री इंतकाल करा दी है, इनके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है। फिर उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, स्टेजेस हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो है ना वो करते हैं, पेपर को वेरीफाई करने के बाद वो जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट जो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट जैसे वापडा हो गया, वासा हो गया, उनको भेजता है कि ये इनके हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, इनका ये वेरीफाई हो गया, लैंड वेरीफाई हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और अब इस जगह पे आप ये चेक करें कि यहाँ पे हमने यूटिलिटीज देनी है, तो वापडा और जो डिफरेंट वासा के डिपार्टमेंट्स हैं, जो यूटिलिटीज वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये देखते हैं कि इस एरिया में क्या हमारी फैसिलिटीज जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो वो देखते हैं अगर जाती है तो वो उनको एनओसीज दे देते हैं कि हाँ हम वासा के भी एनओसी दे रहे हैं, वापडा के भी एनओसी दे रहे हैं। लेकिन वो किस चीज़ पे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं सीडीए या अथॉरिटी की एप्लीकेशन पे, क्योंकि इनिशियल एप्लीकेशन वहाँ पे जमा हुई, उन्होंने ये देखा कि इनकी लैंड वेरीफाई हो गई है, लैंड वेरीफाई होने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी इंडोर्स हो रही है, वो एक एनओसी इनको देते हैं, हाँ जब ये हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे तो हमें यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ देने में कोई इश्यूज़ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके एडजस्टमेंट में हमारी फैसिलिटीज़ गई हुई हैं, तो हमने जस्ट सप्लाई आ गया था कि उसकी एक्सटेंशन करनी है। लेकिन वासा वापडा ये एनओसी आने का कतन ये मतलब नहीं है कि इस सोसाइटी को एनओसी मिल गया है। अब दूसरी तरफ होता क्या है, हो ये रहा है कि जैसे ही एक सोसाइटी अनाउंस हो जाती है और एलओपी आता नहीं है, प्लानिंग परमिशंस आता नहीं है और मार्केटिंग और सेल स्टार्ट हो जाती है, लीगली किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को ये चीज़ अलाउ ही नहीं है कि प्लानिंग परमिशन से पहले या एलओपी आने से पहले वो मार्केटिंग या सेल स्टार्ट कर दे। बेसिकली प्लानिंग परमिशन होता है कि वो वेलकम करते हैं, ठीक है जी आपने एक एप्लीकेशन हमें दी, आपने कहा हम यहाँ पे एक हाउसिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चीज़ें इंडोर्स होती हैं, जब लैंड वेरीफाई हो जाती है उसके बाद आरडीए वो ये कहता है कि आप अपना अब प्लान हमें सबमिट कराएं, टाउन प्लानर से के थ्रू अपना लेआउट प्लान जमा करें, फिर हम आपको प्लानिंग की परमिशन दे रहे हैं। जैसे ही प्लानिंग परमिशन आ जाती है तो फिर अब वो कहते हैं कि आप इसको अब मार्केट करने की हक रखते हैं। लेकिन मार्केट का भी यह तरीका है, मार्केट भी आपने उतना ही करना है कि जितना आप सबमिट करा रहे हैं। अब जब जनरल पब्लिक जाती है उनके पास, एक मार्केट में न्यूज़ आ जाती है या मार्केटिंग कंपनीज को वो अपने पास बुलाते हैं कि आप हमसे पैकेजेस लें, हमें मार्केट करें, तो वो उस टाइम कहते हैं जी ये 10,000 कनाल, 5,000 कनाल, 6,000 कनाल। उनसे पूछा अभी आपने किया, अभी तो हमने 500 कनाल या 100 कनाल या 106 कनाल ये अप्लाई किया है, बाकी हमारी चीज़ें सारी जो है ना वो है, हमने वो लिया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है, हमने जेवीज किए हुए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें उस तरह होती नहीं है, क्योंकि ना होता क्या है कि लाइक मेजोरिटी जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैंने इसको रिसर्च किया कि ये जहाँ पे सोसाइटी अनाउंस करते हैं वहाँ पे एक पीस तो ये ले लेते हैं, 100 कनाल 200 कनाल जिसकी इन्होंने सबमिशन कराई होती है, आगे इन्होंने बेसिकली काइंड ऑफ टोकन मनी दी होती है, बयाना दिया होता है और उसके अगेंस्ट दिया होता है। वो जब मेच्योर नहीं होते तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब जिसको आपने टोकन दे दिया है वो आपको आपकी एक एग्रीमेंट हो गया कि जी मैंने आपको ये टोकन मनी दी है, इतने टाइम फ्रेम में बाकी अमाउंट जो है ना क्लियर करूंगा। अब लोगों को यहाँ पे एक आई कैचिंग जो होता है ना, वो जाता हुआ कहता है नहीं यार मैं इस जगह पे गया, मैं तो उनकी ज़मीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब जिसने टोकन दिया वो आपको रोकेगा नहीं, आप कहेंगे यार मेरी पार्टीज आ रही है ये देख रही है, तो वो लोग आ रहे जा रहे हो तो लोग ये समझते हैं यार हम अगर इस रॉ लैंड पे जाके विजिट करके आ रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये ज़मीन इनके पास है, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है उसमें, ठीक है। हमने एक्चुअली कंसिडर वही करनी होती है कि जो सबमिशन होती है या जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथॉरिटी का जो है जैसे आरडी और सीडीए का है, या उनकी वेबसाइट पे जाके उनको कॉल करके हम उनसे ये पूछ लें कि इनकी सबमिशन कितनी है, या ये कितने पे वो अनाउंस कर देते हैं कि इनका लेआउट प्लान या प्लानिंग परमिशन इतने पीस ऑफ लैंड को इनको अलाउ किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग परेशान हैं, लोग अथॉरिटी पे भी ब्लेम करते हैं कि यार आप बाद में तो इसको रेगुलराइज कर देते हैं या इनको ओके कर देते हैं और पहले आप बताते नहीं है, पहले वो अनअप्रूव इलीगल और वो अपने तरफ कहते हैं हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, लेन देन के मामलात होते हैं। अब कुछ चीज़ें इस तरह की है ना कि मैंने जब इसको डीपली ऑब्जर्व किया, हुआ क्या पिछले 3 फिर अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास इधर ट्विन सिटी में, देखो सीडीए, आरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन जो है, और फिर इमरान खान साहब के दौर में बने था नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है, और देन उसके बाद TMA-DC। अब पिछले 3 साल में क्या हुआ कि लोगों ने जो एक इनका स्लोगन था ना PTI गवर्नमेंट का कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम,
उसमें नो डाउट वो स्लोगन इसलिए अच्छा था कि वाकई में रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इस पर सॉलिड काम हो और सॉलिड डेवलपमेंट हो, तो इससे आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। राउंड अबाउट 40 जो है ना इंडस्ट्रीज के साथ सिंक्रोनाइज है, लिंक है, कनेक्शंस हैं, उससे ना एक इकोनॉमी का सर्कल चलना शुरू हो जाता है। लेकिन चीज़ क्या है कि सॉलिड चीज़ हो, ठीक है। फाइल सिस्टम में क्या हो गया, आ गया सारा फाइल कल्चर, बबल आ गया, और दूसरी चीज ये हुई कि आपके हाथ में जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। आपको एक पेपर लेके ये दे दिया जाता है कि ये आपके पास एक पेपर है, इस पेपर से आप जो है ना इसकी इतनी वर्थ है, और ये आपके पास कागज है, आपके पास रियल इन्वेस्टमेंट और रियल पीस ऑफ लैंड कुछ भी नहीं आया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों ने किया क्या, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया पिछले 3 साल में कि लोगों ने दूसरे लोगों को देखते हुए जिन्होंने फाइल में इन्वेस्टमेंट की, और वो इनिशियली एक हाइप बनाई जाती है, ये एक मार्केटिंग कंपनीज को लाया जाता है, बड़े बड़े ग्रुप्स उसमें आते हैं, वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक हाइप देने के लिए एक फेक एक बबल रेट बनाया जाता है। जब वो रेट बन जाता है, एक लेमैन या जो सैलड पर्सन होते हैं जिन्होंने ये ख्वाहिश रखी होती है कि यार आज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कल को डिलीवर होकर हमें ये प्लॉट मिल जाएगा, या तो हम वहाँ चले जाएंगे या हमारी इन्वेस्टमेंट पे एप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन विद द पैसेज टाइम किसको देख रहे थे, वो उस करंट न्यूज़ को देख रहे होते हैं जिसमें लोग कह रहे थे आज मैंने इसकी ये फाइल ली तो ये फाइल इतने पे चली जाएगी, ये फाइल ली ये इतने पे चलेगी, विद इन अ मंथ विद इन अ डेज आज इसका ये रेट है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर अचानक क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर होता है वो अपना मार्जिन निकाल के, अचानक उनको चीज़ें अंदर से पता लग जाती है यार ये चीज़ तो डिलीवरेबल है ही नहीं, एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं, ओ यार इन्होंने तो हमसे झूठ बोला, इन्होंने तो सबमिशन इतनी की कराई हुई थी। उनके रिसोर्सेज और उनके जो नेटवर्क है वो बाद में मुतारिक होते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन बाद में आती है। देखिए अथॉरिटी से भी डे 1 पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। आप जब अथॉरिटी के पास जाएंगे वो ये कहेंगे हाँ जी इनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, इन्होंने सबमिट कराया है। उनका भी आगे इंजीनियरिंग पैरामीटर होता है, टाउन प्लानर्स होते हैं, फिर जो पटवारी है लैंड रेवेन्यू, उधर से भी जवाब आते आते एक टाइम लगता है। उस टाइम में ये जनरल पब्लिक के साथ एक गेम प्ले कर जाते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक भी पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा लालच में आई। उन्होंने भी सॉलिड जगह पे जहां पे इन्वेस्टमेंट दी, जहां से आपकी सॉलिड इकोनॉमी का सर्कल चल रहा था, उन्होंने उसको छोड़ के यहाँ, क्योंकि वो कहते हैं इजी मनी है। मैं ऐसे ऐसे बंदों को भी जानता हूं जिनका राजा बाजार होलसेल मार्केट में बिग लेवल पे उनके बिजनेसेस थे, उन्होंने वो वाइंड अप कर दिए कि यार वहां पे तो हमारा ये था कि हमारा तकरीबन 35-40 करोड़ रुपया लगा हुआ है और हम सारा टाइम वहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, कोई 200-300 उनके एम्प्लॉयज़ थे, लेबर थी, लोडर थे, अनलोडर थे, अपने बिजनेस में उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए थे। वो यार उनकी ख्वारी लैदा, उनको सैलरी देना, कर करा के हमें कोई महीने का 10-11 लाख रुपए बचता है। यहाँ से निकाला, फाइल में डाला, यार इतना पैसे किसी सोसाइटी के पास ले जो आपको अच्छी डील दे देती है, वो मार्केट में काटो पीटो, वो इसी तरह कहते हैं काटो पीटो, और आप निकल जाते हैं 6 महीने बाद उससे ज़्यादा, और क्या आप घर में बैठे हुए सुकून से बैठे हुए। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारी इकोनॉमी को सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ ना कि हमारे लोगों ने मेहनत करना ही छोड़ दी और प्रोडक्शन हुई नहीं हमारी। अब जितनी चीज़ें आप देख लेना हमारी, क्या हमारी डिमांड ही नहीं है चीज़ों की। और एक चीज़ मैंने और एक्सपीरियंस की, आप पूरे ब्लू एरिया की मार्केट में चले जाएं, बैरिया के मार्केट में चले जाएं, DHA के मार्केट में चले जाएं, मैंने वहाँ पे जो रियल स्टेट मार्केट में एम्प्लॉयज़ देखे जो सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, वो यहाँ से MSc MPhil पास आउट होते हुए और एक MBBS डॉक्टर को मैंने सेल्स कर देखा। और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके पास तो इन्वेस्टमेंट भी आपने कमा लिया, आप अपना क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते। और एक डेंटिस्ट थी, BDS किया हुआ था, मैंने कहा आप अपना एक क्लिनिक खोलें, आप वहाँ से भी इनकम कमा लेंगी और 3-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं इतनी ख्वारी क्यों काटूं। लड़कों से मैंने पूछा यार आप अब इनिशियल लें, चलें आप इनिशियल स्टार्टअप लेते हैं, 50-60 हज़ार पे आपकी जॉब स्टार्ट होती है, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस के साथ साथ बंदा जो है ना प्रमोशंस भी होती हैं और एक लेवल पर चला जाता है कि आपने जो एजुकेशन हासिल किया है प्रोफेशनल लाइफ पर आ गए हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं सर छोड़ें 50-60 लाख रुपया, ये तो हम 4 फाइलें बेचें तो हम कमा लेते हैं, ठीक है। अब वो कमाते किस तरह है, कमाते लोगों को बहुत सारा धोखा दिया गया। मैं पिंडी की खासकर इसलिए बात करता हूँ कि यहाँ से कहा गया कि आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 10 मिनट ड्राइव पे, 0 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट, बस 5 मिनट बाद इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और आप इस्लामाबाद का अगर मास्टर प्लान देखें तो 17 सेक्टर पे जाके इस्लामाबाद आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जितनी सोसाइटीज़ हैं वो RDA से अप्रूव है, इट्स मीन्स कि वो RDA की जुरिस्डिक्शन है और वहाँ कैपिटल कह के उनको बेचा गया, ठीक है। यहाँ से आप चले जाएँ चक्री इंटरचेंज तक, अडियाला, चक्री, चौंतरा, फिर क्या कहते हैं चकबेली, रवाद, इन सारों को लोगों को कहा गया कि ये इस्लामाबाद के करीब थी, इस्लामाबाद है कैपिटल। एक फेक मार्केट से लोगों को मिसगाइड किया गया, मिसचीट किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां था कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली लेकर जाना चाहूंगा कि फाइल सिस्टम होता क्या है, ये एक गेम बेसिकली डालते किस तरह।
लीगल मामलात अपनी जगह, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो चलें ठीक है, वो अपना एक वे आउट भी दें, वो अपने स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स को उसी तरीके से मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और वो अपना काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ उनकी तरफ से भी लूप होल्स हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन अपने पेपर वर्क में वो सॉलिड हैं, वो चीज़ों को सही स्ट्रीमलाइन करके सबमिशन वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी ऐसे डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगा देते हैं जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता नहीं है, वो काम किसी और की तरफ आपने रजिस्टर्ड कराना होता है। वो आगे मैं बताऊंगा कौन सी गलती हो जाती है, कौन से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, किधर जाके आपने वो चीज़ रजिस्टर करानी है। अब लेट्स सपोज आप ये एग्जांपल करें कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसने एक हाउसिंग स्कीम अनाउंस की, ठीक है। हाउसिंग स्कीम अनाउंस करते साथ ही वो सबसे पहले जी अपना एक डालेगा सोशल मीडिया पे, एक थोड़ी बहुत स्टीमर्स लगा देगा और सोशल मीडिया के डीलर रजिस्ट्रेशन ओपन, तो पूरे G11 F11 यहाँ से सारे डीलर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहाँ जाके वो उनको एक प्लेटर दे देता है कि आप ये डील उठाएं, ठीक है, आपका इसमें ये मार्जिन है, ठीक है, आप ये बेचेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, आपने इस तरह देना है। अब इस सारे मैकेनिज्म से ना एंड यूज़र और जनरल पब्लिक अवेयर होगी, वो भी उनको क्वेश्चन करके कहते हैं कि जी ये डाउन पेमेंट अगर इतनी है, प्लॉट की प्राइस ये, इसकी डाउन पेमेंट इतनी है, हमें कितना छोड़ेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली मार्केटिंग कंपनी जो उसकी एक्सक्लूसिव डील लेती है वो एक कोई छोटी अमाउंट नहीं देती, वो उनको एक अच्छी खासी अमाउंट देती है। वो आप समझ लें कुछ ऐसी हैं जिनका मैंने देखा उनकी डील्स आई थी, वो 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ की थी। तो वो जो मार्केटिंग कंपनी दे रही होती है उनको, वो लोगों को भी डिस्काउंट दे रही होती है और पीछे से वो खुद भी ना अपने एक बैक हैंड पे भी उनकी कोई डील्स होती हैं जो वो आखिर में अपने आप की एक जनरल लेजर क्लियर करके चले जाते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि मैंने कैलकुलेशंस ये की ना कुछ हाँ मार्केटिंग कंपनीज को क्या नहीं आइडिया होता कि इन्होंने कितने पेपर में कितने पीस ऑफ लैंड जो है वो सबमिट करवाया है। सर मार्केटिंग कंपनी को आइडिया होता है, या वो पूछते भी, वो बता भी देते हैं। मैं वही कह रहा ना, वही कहते हैं जी अभी तो हमने सबमिशन 500 कनाल 800 200 कनाल की दी है। होते ही अगर हम इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड दे देंगे, उसको वेरीफाई होते होते वो तमाम डिपार्टमेंट, उसको तो सिर्फ लैंड की वेरिफिकेशन होते होते ही इतना टाइम लग जाएगा, तो हमारा एनओसी लेट हो जाएगा, हमारा एलओपी लेट हो जाएगा। तो हम करते ही है कि छोटा पीस ऑफ लैंड देते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन करते जाते हैं, ठीक है। और ये अब हमारे देखा हमने ये एमओयू साइन किया, हमारे जेविन है, ये 40,000 कनाल जहाँ तक आपकी आंख जाती है ये ज़मीन हमारी ही है, ठीक है। वो ये कह के वहाँ पे फिर होता क्या है कि सम टाइम अगर आप जाएं तो कुछ जगहों पे एक जगह का लैंड ऑफ पीस लिया, वहाँ पे एक कंटेनर खड़ा कर दिया, अपनी एक मार्केटिंग लगा दी, सोसाइटी झंडे लगा दिए, ये करके क्या पता परचेज हो ये 200 स्क्वायर फीट का लिया हो, लेकिन जब उसका रजिस्टर निकाल भी लिया वहाँ पे लगा दिया, लोग ये समझते हैं यार इनकी तो ये बाउंड्री डिफाइन हो रही है, बट एक्चुअली बाउंड्री डिफाइन नहीं होती। क्या पता बीच में पीस ऑफ लैंड उनका हो ही ना, वो कोने कोने से अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत लोगों को दिखाने के लिए भी कर रहे थे, वो प्रॉब्लमेटिक बाद में बन जाते हैं। अब होता है कि जब मार्केटिंग कंपनीज उसमें आती हैं उनको पता भी होता है, या उनको वो भी ये ज्यूम कर देते हैं चलो यार सॉलिड ग्रुप है शायद ये कवर कर जाएंगे, लेकिन जब कवर नहीं करते तो फिर वो एक सिचुएशन ऐसी प्रॉब्लमेटिक बनती हैं। और उन्होंने जनरल पब्लिक से भी पहले उस रेट पे समटाइम उनको डील दे दी जाती हैं कि वो अगर उस अमाउंट पे भी लिक्विडेट करे ना, एक्सट्रीम डिस्काउंट भी दे दे, तो वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ से रिकवर कर लेते हैं, वो फिर मार्केट से निकल जाते हैं। और बड़े ग्रुप्स क्या करते हैं, बड़े ग्रुप्स जिनको पता होता है कि इस सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ है, कोई नीटी ग्रिटी है, वो फिर क्या करेगा, वो एक्सक्लूसिव डील उठाएगा, वो मार्केट में पेनिट्रेट करेगा, माल सप्लाई देगा, लेकिन वो गली मोहल्ले के छोटे डीलर्स तक वो पहुंचेगा, उसको ज़्यादा मार्जिन दे देगा, क्योंकि वो जो गली मोहल्ले का डीलर है वो एंड यूज़र तक रसाई लेकर जाएगा, वो अपने किसी जानने वाले को देगा। लाइक वो जब उनको देगा तो लायबिलिटी किसकी बनेगी, उस डीलर की। ये माल काटेंगे, ये एंड यूजर कटिंग करते ही नहीं है, ये करते हैं छोटे मार्केटर रियल्टर्स पे, ठीक है, जो इतनी बल्क में अमाउंट नहीं दे सकते उन सोसाइटीज को, तो ये उनके आगे फंस जाते हैं, लायबिलिटीज बन जाती हैं उस छोटे डीलर की या उस रेफरल बेस की। हमने तो ये भी एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल में कि जो रियल स्टेट से वाबस्ता नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट मार्केटिंग कंपनी के नेटवर्कर बन के वो अपने रेफरेंस बेस पे आगे लोगों को ये प्रोडक्ट पिच करा रहे थे। और पिच कराते कराते लाइक मुझे अगर को वकार ही मुझे कहते हैं कि यार मैंने ये ले, मैं कहा ठीक है वकार तू ले ले यार इधर, ठीक है फाइन। कल को भागा तो वकार का मेरे साथ एक ताल्लुक है, ठीक है, प्रोफेशनल ताल्लुक भी है और क्लास फेलो भी हम रहे हैं। तो वो चीज़ें जब देखे ना, तो ये कल मुझे कह गया यार आपने मुझे कहा था इनकी चीज़ें ठीक हैं,
तो ये चीज़ें ना हुआ क्या कि आपके लोगों तक जो रसाई गई ना, एंड जो इस फील्ड के नहीं थे, जो इस प्रोफेशन के नहीं थे, उन्होंने भी एज अ सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग ये चीज़ ली। उससे हुआ क्या कि मार्केट में बल्क में सप्लाई आ गई। जब वो बल्क में सप्लाई आई ना, और बाद में लीगल मामलात भी उस पर नहीं क्लियर हुए, ऑल दो उन्होंने जो प्लान किया हुआ था सोसाइटी ने कि यार हम ये हाउसिंग स्कीम 4000 5000 कनाल तक लेंगे, लेकिन उन्होंने देखा यार रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा आ रहा है, लोग तो पैसे दे रहे हैं, उन्होंने पैसे पकड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, बाद में लोग जाके सारे फंस गए। अब हुआ क्या, हुआ यह कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, मार्केट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में आई, मार्केट होगी क्रैश। ठीक है, मार्केट क्रैश होने से क्या हुई कि इस टाइम लोगों के अप्रूवल्स भी नहीं हुए, और एक मिस गाइडेंस ये की गई कि जिनके पास सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स भी थी, जिनको मैं तो ये कहता हूँ कि रियल स्टेट बेसिकली है कि आपके पास एक जेन्युइन पीस ऑफ लैंड हो, उसको अगर आप रियल्टर्स उसको सेल परचेज करें, वो बेसिकली रियल स्टेट है, एक रियल चीज़ को आप सेल परचेज कर रहे हैं। लोगों ने क्या किया, लोगों ने फाइलों पे लोगों को डाला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक जानने वाले, उनका इधर ही गुलबर्ग में सॉलिड प्लॉट था, वो 1,70,00,000 का लेके उन्होंने एक बंदे को इन्वेस्टमेंट करा दी, एक मार्केटिंग कंपनी कि यहाँ की आप 20 फाइलें उठा लें। जब उन्होंने 20 फाइलें उठा ली, मिस गाइड क्या किया उन्होंने, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अगर आपने लेना ही था, आपकी ख्वाहिश ये थी कि मैं यहाँ पे प्लॉट लेता, तो आप पहले अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते कि क्या इस सोसाइटी के आप डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, ये इनका इंस्टॉलमेंट प्लान है, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि सिर्फ फाइल ले लें, डाउन पेमेंट पेड कर दें, इसमें डिस्काउंट दूंगा, इसके बाद कोई मसला नहीं जी, आप ना दें 6 महीने, ऐसा कुछ नहीं, तो सोसाइटी आपसे डाउन पेमेंट मांगती है। मार्केटिंग कंपनीज ने भी फौरन अपनी फाइल बेचने के चक्कर में जनरल पब्लिक को मिसगाइड किया कि तू इंस्टॉलमेंट ना दे। जब लोग इंस्टॉलमेंट नहीं देते और सोसाइटीज भी कहते हैं जब हम इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं दे रहा, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इसलिए मार्केट में ओवर सेलिंग भी कर देते हैं, हमने कहीं से तो पैसा लाना है ना, वो ओवर प्रिंट करके किसी और को एक्सक्लूसिव डील देते हैं, वो मार्केट में देते हैं, वो चीज़ें फिर डाउन पेमेंट हद तक रह रही होती हैं। लेकिन फाइल कल्चर में एक चीज़ है, देखें फाइल कल्चर अभी से नहीं आया। फाइल कल्चर जो हमने रिसर्च की वो तकरीबन 30 एक साल पुराना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आई, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की आई, ठीक है, जो आपका G16 है, इवन सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की आई, जो G17 है सेक्टर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कोई पेटेंट ग्रुप हो ना, अगर आप उसकी फाइल्स ले भी लें और आप उसको वो जिसको आपको पता है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब वहाँ पे जाके कौन सा बंदा फंसता है, वहाँ जाके वो बंदा फंसता है जिसने उधर इन्वेस्टमेंट को एज अ फाइल ही कंसिडर किया कि यार मैं इसकी फाइल कल को मैं बेच दूंगा। अब ऐसी सोसाइटी पिछले 4-5 महीने में आई हैं जिनके मैं आपको राउंड अबाउट बताऊं कि एक सोसाइटी आई इधर ही इस्लामाबाद में, फैसल टाउन 2 के नाम से, ठीक है। उनकी जब आई, वो एक ग्रुप है, ZM ग्रुप है, चौधरी मजीद साहब का ग्रुप है। उनकी एक हिस्ट्री ये थी कि उससे पहले जितने प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने एग्जीक्यूट किए, टाइमली किए, अगर टाइमली नहीं भी किए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ भी गई, लेकिन डेवलपमेंट उनकी अच्छी हुई। इस टाइम उन्होंने जब अपना नया फेज लॉन्च किया तो उनकी इस हिस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पे जनरल पब्लिक का बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया, और उस जनरल पब्लिक में पिछले 2-2.5 साल में वो लोग जो है ना, आप समझे ग्रो करके, जो कहते थे बस फाइल ले लो चली जाएगी, फाइल ले लो चली जाएगी, उन्होंने जिस दिन वो लॉन्च हुई उसी दिन आप ये समझ लें कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना एंड यूज़र वहाँ पहुँच गए फाइल के समेत। तो उन्होंने एट द 11th आवर ये अपना एक नोटिफिकेशन दिया कि हम अब सबमिशंस नहीं ले रहे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ इनको मैं इसलिए कहूँगा, मैंने ये एक्सपीरियंस इनके साथ किया कि इनके पे ऑर्डर्स इन्होंने लोगों को वापस कर दिए। ये कहते हैं कि अब हमने एक प्री लॉन्च रेट निकाला था, अब हम जितने हमारे पास कंट्रोल लैंड है हम उतनी ही अब चीज़ें दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने लॉन्चिंग नहीं की। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उनके देखें 45,000 के करीब राउंड अबाउट सबमिशंस हैं। अब मैं एक लम्हे के लिए एज्यूम कर लेता हूँ कि यार 45,000 सबमिशंस हैं उनकी, और उनके पास लेट्स सपोज 45,000 सबमिशन का मतलब है कि आपने 45,000 डेवलप प्लॉट्स लोगों को देने हैं। और मैं ये भी सबमिशन कर दूँ कि ये फाइल नहीं, ये जेन्युइन एंड यूज़र हैं जिन्होंने 45,000 प्लॉट के लिए सबमिशन दी, लेकिन इसके लिए कम से कम आपके पास 90,000 या 1 लाख कनाल का आपके पास पीस ऑफ लैंड होना चाहिए। आप एक लम्हे के लिए ये भी एज्यूम कर लें कि उनके पास उतनी लैंड भी है, और लोग टाइमली 45,000 लोग टाइमली अपने इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, 4.5 ईयर्स का प्लान है। मैंने ये क्वेश्चन फिर टेक्निकल एक्सपर्ट से किया कि सर ये अगर इनके पास 1 लाख कनाल ज़मीन हो, लोग टाइमली अपनी इनको पेमेंट्स भी दे रहे हो, क्या ये 1 लाख कनाल एरिया 4.5 ईयर्स में डेवलप कर जाएंगे 100%?
तो मुझे जवाब ये मिला एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अगर ये अपनी पूरी मशीनरी भी लगा दें, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर और मार्केट से उठा के वो भी अपने प्रोजेक्ट में डाल लें, जो ये टोपोग्राफी है, पोटहार की टोपोग्राफी है जो गुजर खान से इस तरफ आती है, इस टोपोग्राफी में आप जो है ना मैक्सिमम 4.5 ईयर्स में 7 से 10 हज़ार कनाल जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से 10 हज़ार कनाल 4.5 साल बाद आप सिर्फ 7 से 10 हज़ार कनाल, बाकी जिनके पास फाइल होंगे उनके पास वो फाइल ही रहेंगे और रॉ लैंड होगा उनके पास। ठीक है, और जो लोग ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि यार ये तो हमें 4 साल बाद प्लॉट मिल जाएगा, जब प्लॉट होगा नहीं उसका वो रेट भी नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये जो है ना मतलब ये कि जिस तरह आपने 45,000 कहा ना, तो इसमें तो ये आपको पता है मसनूई तौर पर रेट कम करते और फिर फाइल वापस ले लेते हैं। Exactly. इस तरह मतलब ये कि इनका एक प्रोजेक्ट है फैसल रेजिडेंशियल, उसके बारे में पिछले दिनों मतलब ये कि मैं हाई कोर्ट में था तो वहां पर मतलब ये कि लोग स्ट्राइक करने आए हुए थे, तो मतलब ये कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने 90% फाइल्स वापस ले लिए और फिर जो 10% रहते हैं वो भी डेवलप नहीं कर रहे हैं। अब मैं सर अगले पे आ रहा हूँ। अब ये सोसाइटी अगली गेम क्या डालती हैं, ये तो हो गया सबमिशन साख, और लोगों की भी लालच चाहिए 2-2.5 साल में जिन्होंने फाइल इन्वेस्टमेंट की। अब अगली गेम लोगों को पता नहीं थी। गेम क्या होती है, जो बड़ी मार्केटिंग कंपनी होती है ना, ये एक रेट बना के ऊपर लेके गए, फिर पीछे से इन्होंने रेट गिरा दिया और पीछे से पैसा आता है इनको पास, सोसाइटी की तरफ से आता है। ठीक है, वो रेट गिरे रेट देखें, उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा दिया। लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ न्यू मेट्रो सिटी की। ठीक है, उनका 5 मरले का प्लॉट था 19,90,000 का, 4.5 लाख उसकी डाउन पेमेंट थी और वो लोगों को दिया कि ये जो आप जमा कराएं। अब इस टाइम आज भी उसका रेट तकरीबन 2.5 से 3 लाख माइनस है। सोसाइटी ने एक बंदे से कितना पैसा लिया, 4.5 लाख रुपए। चले मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन भी आप निकाल दें, ठीक है, इसमें 75,000 था, मेरे पास अथेंटिक उनकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 375 की मार्केटिंग कंपनी को दिया गया, उनके पास कैश कितने की 375। ठीक है, आज उसका रेट तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए माइनस पे है। तो सोसाइटी ने 3,75,000 रुपये उससे लिया, पीछे से अपने, हम तो उनको स्कूटर्स कहते हैं, जो जनरल टर्म कहते हैं, यार ये सोसाइटी के स्कूटर हैं, ये उनसे पैसा लेके मार्केट में आए और लोगों पे अब इन्होंने दूसरे से प्रेशर डाल दिया, भाईजान 6 महीने 7 महीने आपने तो इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपकी फाइल हो रही है ब्लॉक, आपकी हो रही है कैंसिल, ये आप पे लगेगा सरचार्ज। ठीक है, बंदा पैनिक में आके 2 चीज़ें, या तो वो कहता है यार मैं इसको अब रख ही ले तो नेगेटिव में, दिन मैं लॉस के ऊपर जाऊँ, किसी उधार पकड़ के या अपने बाकी फंड्स को देखेगा और अपने ड्यूज को चलाएगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है, वो बंदा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो फंस गया, या दूसरे कहते हैं यार ये तो मेरे सरदर्द है, जो नुकसान होने दो, वो मार्केट में लिक्विडेट कर देता है। अब लिक्विडेट किया, पैसा किसने दिया, सोसाइटी ने। जब सोसाइटी ने उनको पैसा दिया तो पैसा उन्होंने लिया था 375, अब वो उसको दे रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख, यानी कि उसी के पैसे से उन्होंने फिर 1-1.5 लाख रुपया कमा लिया। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म है, इसको आइडेंटिफाई इसलिए करने की जरूरत है। अब मैं बेसिकली पिछले 6-7 महीने नहीं बल्कि साल से हमने ये वर्कआउट किया कि हम ये लोगों में अवेयरनेस देंगे। मेरी डॉक्टर वकार से जब बात हुई तो रियल स्टेट के हवाले से मैंने कहा ये अवेयरनेस देना है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और ये सोसाइटी की गेम की वजह से फिर वो इतने एम्पावर हो जाते हैं, आप इंडिविजुअली उनका जाके कुछ भी नहीं कर सकते। और उस टाइम वो मार्केटिंग कंपनी जो आपको एक गारंटी दे रहे थे ना, ये 3 महीने में रेट ये हो जाएगा, मैं आपको जो है ना दूंगा, वो रफू चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। लेकिन इसमें अब इस चीज़ को टैकल किस तरह किया जाए, क्वेश्चन ये है, या लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी तरफ अथॉरिटी की तरफ नेग्लिजेंस के एक चीज़ ये है कि देखिए मैंने डिस्कस भी किया कि मैं ये सोच के, एक ले मैन या एक जनरल बंदा ये सोच के यार चले मैं ये देखता हूँ कि मैं अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि यार ये भी तो उसका स्टेटस आ रहा है इलीगल, ठीक है, ये अनप्रूव आ रहा है, मैं फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ 6 महीने बाद पता लगता है कि वो चीज़ होगी अप्रूव और उसका रेट भी मैच्योर हो गया है, तो वो बंदा फिर होता है यार आपके कहने पे तो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन ये देखें अब वो तो लीगल भी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता। मैंने फिर इस पे हम काफ़ी अपने गौर फिक्र किया, तो कुछ चीज़ें हमने ये देखी, हमने कहा देखें जब आप पेटेंट ग्रुप के साथ काम करते हैं, ठीक है, या पेटेंट ग्रुप की कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, तो वहाँ पे तो मोर और लेस ये होता है कि अब जिस तरह ये ना जो पीछे से पैसा आया, उन्होंने क्या मैथमेटिकली डिमांड सप्लाई जो गैप था ना, उसको उन्होंने बैलेंस आउट करने के रेट गिराया और मार्केट से पहले शॉर्ट करना शुरू कर दी। अल्टीमेटली वो शायद उस लेवल पर चीज़ों को ले आएंगे, जितनी पीस ऑफ लैंड उनके पास है या जितनी वो एक्सटेंशन में जा रहे होंगे वो अल्टीमेटली करें, बट इट विल टेक टाइम। जो लोग 2, 3, 4 महीने 6 महीने सोचे नहीं, ये गेम है, कम से कम
5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक भी लग सकती है, ठीक है। वो अल्टीमेटली वो बंदा जो एज अ एंड यूजर लेकिन पेटेंट ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करके आया तो उसको चलाया, उसने वेट किया उस पर, वो तो शायद अपने आप को अप्रिसिएशन ले जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले फाजे क्यों, या तो उन्होंने पैनिक में या उनकी कंडीशंस पे देखते हुए अपनी चीज़ को लिक्विडाइज कर दिया लॉस पे, वो उठाया सोसाइटी ने अल्टीमेटली, तो उन्होंने बैलेंस आउट कर लिया। लेकिन एक स्टेज है कि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे फ्रॉड हुए। इसमें लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट कहीं और करना चाह रहे थे वो उन्होंने यहाँ पे कर, वो फंस गए इसमें। अब ये पेटेंट ग्रुप जो आप कह रहे हैं, हाँ, नॉन पेटेंट ग्रुप, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है? देखिए मैं आपको एक क्लासिफिकेशन इसकी इस तरह बताता हूँ कि लाइक ZM हो गया, फैसल टाउन 2, ठीक है, फैसल टाउन वाला ग्रुप, ठीक है, इनकी हिस्ट्री में रही है कि इन्होंने डिलीवरी दी है, ठीक है। इस दफ़ा इनकी भी फाइल्स ज़्यादा आई हैं मार्केट में। लेकिन एक बंदा जिसने ये सोच के कि मैं जानता हूँ, एक बंदा उसने इनकी 20 फाइल्स उठा ली, ठीक है। आज उसकी तीसरी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, उसने एक भी नहीं दी, अब सरचार्ज आएगा। अगर उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी ही थी रियल स्टेट में तो वो चाहता है एक ही फाइल उठाता, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसकी 19 फाइलें अब फंस जाएंगी। अब वो मार्केट में नेगेटिव में है। अब चाहे सोसाइटी का अपना फार्मूला, वो चाहे उन्होंने गिराया हुआ रेट वो खुद उठाना चाह रहे हो, वो उठा के शॉर्ट करना चाह रहे हो, बैलेंस आउट करना चाह रहे हो, तो उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करनी ही थी इस ग्रुप के साथ तो एक ही करता और इसको मिच्योर करता, ठीक है। और मिच्योर करने के भी, और एक चीज़ है जो शॉर्ट टर्म खेल रहे होते हैं ना, वो फॉरन उस टाइम जो प्री लॉन्च रेट पे एक मार्केट का ट्रेंड जा रहा होता है ना, वो उसी टाइम निकल जाए। लोग आगे वेट करते हैं 2 मिनट, वो वेट नहीं बनता, ठीक है। पेटेंट ग्रुप से जिसे DHA है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको एक बताऊं कि मैंने इस टाइम फाइल सिस्टम में एक ग्रुप को स्टडी किया, उस ग्रुप को मैं इंडोर्स भी करता हूं कि उनकी मार्केट में फाइल्स आती हैं लेकिन इतनी ही आती है जितनी उनके पास लैंड हो, वो है नेवल इनकरेज, ठीक है। हमारे पास नेवल इनकरेज का ये है कि जो नेवल इनकरेज इस्लामाबाद में है, यहाँ पे एक 1500 कनाल का पीस ऑफ लैंड था जो नेवल का नहीं था, वो एक और लैंड ऑनर का था। तो नेवल ने उसको ऑफर की कि ये पीस ऑफ लैंड हम हमें दे दें, इसमें हम नेवल इनकरेज की एक्सटेंशन देंगे। जो नेवल इनकरेज की फाइल्स आई 5 मरले की, वो उस पीस ऑफ लैंड में कि उसको नेवल ने कहा कि आपको फाइल देंगे, उस पर नेवल का टैग लगा होगा, नेवल ही उसको डेवलप करेगा, तो आप इसको लिक्विडेट करके आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसने ये नहीं किया, 1500 कनाल पे जो लेआउट प्लान नेवल का अप्रूव हुआ था, नेवल ने उसको उतनी ही फाइल्स दी कि ये नंबर ऑफ फाइल्स आप ये बेचें, आपके लैंड के पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये नहीं हुआ कि 1500 कनाल पे अगर 700 प्लॉट निकलता है उन्होंने उसको 7000 फाइलें दे दी। नेवल में ये मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर एक एक्सपीरियंस मैंने जो स्टडी की और जो हमने रिसर्च की, तो एक रावल इनक्लेव नाम के फाइल है लतरार रोड पे, उनके ऑनर से जब मिला तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि उनकी 1500 कनाल उनकी आबाई ज़मीन थी, भाइयों की थी, 4 भाई हैं उनकी वो ज़मीन थी। उन्होंने कहा जब मैंने यहाँ पे हाउसिंग स्कीम बनाने का सोचा तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी। जब लोगों को पता लगा कि यार ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे और कॉमर्स यूनिवर्सिटी के पास है, तो लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपके साथ डील बनाते हैं, आप हमें ये सेल्स के तौर पर दे दें। कहता जब स्ट्रक्चर उन्होंने बताया तो मुझे ये कि मैं तो इनके साथ ब्लैकमेल हो जाऊंगा, ये कल को मुझे सिर्फ डाउन पेमेंट लगवाएंगे और एंड यूज़र मेरी लायबिलिटी बन जाएगा, मैं उनको कॉल करूंगा, ये तो अपने डाउन पेमेंट लेके अपना मार्जिन लेके निकल जाएंगे, और एंड यूज़र अगर टाइम पे नहीं देगा तो जिस तरह डेवलपमेंट की एस्केलेशन की वजह से डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उन्होंने अपना मॉडल चेंज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने फाइनेंसिस को यूज़ करते हुए, कुछ अपने लेजॉन में जो उनके जाने वाले थे 3-4 बंदों को अपने लेजॉन में उन्होंने अपना प्रॉपर पूरा फाइनेंस अरेंज किया और पूरी हाउसिंग स्कीम पहले CDA से उन्होंने 100% अप्रूव कराए, फिर उधर डेवलपमेंट की, उसके बाद उन्होंने मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल के लिए फेंकी। जब उन्होंने वो सेल के लिए किया तो आज क्या हुआ, आज उनकी कोई भी चीज़ ओवर सेल नहीं है, वहाँ पे लोग रह भी नहीं है और उनकी अप्रिसिएशन भी आई है। और जो हमने ट्रेंड फोरकास्ट किया पास डाटे को लेके हुए और दुबई के मॉडल को भी देखा, जो रियल स्टेट में अप्रिसिएशन है ना सॉलिड चीज़ पर, वो एनुअली 80 से 22% मैक्सिमम 25% तक आ रही है। फाइल्स में क्या हुआ, लोगों ने फाइल्स ऐसी भी हैं कि 1.5 लाख 2-2 लाख के लिए तो वो 22 लाख प्रॉफिट में भी उन्होंने बेची हैं। वो एक बबल रेट था, वो चला गया। और सम टाइम ये जो इतने हाई रेट पर फाइल परचेज की जाती है, वो सोसाइटी की तरफ से ही पैसे दे के अपने ग्रुप्स को कहते हैं यार तुम ये परचेज करो, किसी जनरल बंदे के पास उससे उठाओ ताकि लोगों के जहन में यार इनका ये रेट चला गया है, ठीक है। वो होते हैं मैक्सिमम 5 to 10%, 95% इन्वेंट्री उनके पास ही होती है, ठीक है। तो वो एक फेक बबल बनाया जाता है, एक हाई बनाया जाता है, तो वो फट जाता है। जब डिप्रेशन आता है या इंस्टेबिलिटी आती है तो वो फट जाता है।
रावल इनक्लेव में मैंने ये देखा कि उन्होंने 100% अप्रूव करके डेवलप करके मार्केट में फेंका। आज उनकी जो रियल अप्रिसिएशन है वो यही है 20 से 25%। फिर उन्होंने डिफरेंट मॉडल एक और डेवलपमेंट का। अगर आप इजाजत दें तो ऑनलाइन 7 क्वेश्चन भी लेते रहते हैं या बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, इट्स अप टू यू। चलिए बाद में ठीक है। उन्होंने फिर मैंने उससे पूछा सर आप डेवलपमेंट फिर किस तरह करते हैं। अब लाइक आपने तो 30% डेवलप करके, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे, बिन रहमान नाम की कंपनी है, क्योंकि इंडिविजुअल हाउसिंग स्कीम लॉन्च नहीं, उसने कंपनी ही SEC में रजिस्टर है। कहते हैं हमने कंपनी के नाम पे 30 से 35 प्लॉट्स रखे हुए हैं। जब हमें फंड्स की ज़रूरत होती है तो हम वो प्लॉट सेल करते हैं और उस फंड्स को हम डेवलपमेंट में लगाते हैं, और फिर जब थोड़ा सा और एरिया डेवलप हो जाता है फिर कंपनी के नाम पे हम प्लॉट वो रख लेते हैं। तो वो ना किसी इन्वेस्टर, ना किसी फाइनेंसर, ना किसी मार्केटिंग कंपनी के आगे ब्लैकमेल हुए। ठीक है। और उनका भी टाइम स्पैन यही लगा कि जितना आप कह सकते हैं कि 5 to 6-7 ईयर्स लगे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं थी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक आई थी 2019 में। और एक सबसे बड़ा फ्रॉड मैं आपको बता दूं जो लोगों के साथ, वो ओवरसीज़ के साथ। जब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अथॉरिटी बनी तो उसका मॉडल या मैकेनिज्म क्या था, उसका स्केलेटन ये था कि इनका मैनिफेस्टो अगर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम या लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स लोगों को देने हैं। उसमें इनका ये था कोई भी हाउसिंग स्कीम वो अपना 20 कनाल का मिनिमम पीस ऑफ लैंड इनके साथ प्लेज करेगी। जब वो इनके साथ प्लेज करेगी तो उस पर वो अथॉरिटी उसको डेवलप करेगी। डेवलप करने के बाद 30% जो है ना यूनिट्स वो हो जाएंगे उस सोसाइटी के। 70% जो लोग हाउसिंग फाउंडेशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको वो अलॉट होंगे और उनको सारी डेवलपमेंट वो करके देंगे। और उसका एक NOC दे दिया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अप्रूव। लेकिन वो बेसिकली वो हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव नहीं हुई थी, वो बेसिकली हाउसिंग फाउंडेशन का, नया पाकिस्तान का वो प्रोजेक्ट अप्रूव और पीस ऑफ लैंड अप्रूव हुआ था, जो बेसिकली नया पाकिस्तान ने अपने ही मेंबर्स को वहाँ पे वो चीज़ देनी थी। ठीक है। अब उस पर क्या इन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगा के और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अप्रूव करके इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जिससे ओवरसीज ये समझे कि ये सोसाइटी टोटली अप्रूव है, ये लीगल है। तो सोसाइटी ने अपनी प्रोडक्ट, अपनी इन्वेंट्री उनको सेल कर दी जो बेसिकली फाइल सी थी। ये एक लोगों के साथ यहाँ पे चीट किया गया है। और मैंने बहरहाल लोगों को बताया कि ये बेसिकली जो आप NOC कह रहे हैं वो आप इस पे नहीं है, ये NOC उस चीज़ का नहीं है। ये एक इनके साथ फ्रॉड हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ में थोड़ा सा बीच में था कि जब एक आप हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं उसमें होता है कि 50% आपका रेजिडेंशियल एरिया होता है, आपका 8% पार्किंग और कमर्शियल होता है जिसमें 3% पार्किंग होती है, 5% कमर्शियल होता है। फिर आपका 2% ग्रेवयार्ड होता है और 5 to 8% आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर और क्या कहते हैं ये स्कूल्स वगैरह एजुकेशन के आ जाते हैं। और 20% सेलेबल एरिया आपका मॉर्गेज हो जाता है। बाकी जो पार्क्स और क्या कहते हैं रोड्स, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र देनी होती हैं, ये स्टेट के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और 20% सेलेबल एरिया मॉर्गेज हो जाता है। अब ट्रांसफ़र क्यों करते हैं और ये मॉर्गेज क्यों करते हैं? उसका एक तो मॉर्गेज का मोटिव ये है कि लेट्स सपोज उसकी एक प्रोग्रेस होती है कि आप ये देख रहे हैं कि ये सोसाइटी अपनी प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट टाइमली कर रही है नहीं कर रही। अगर वो नहीं करती तो जो अथॉरिटी होती है उस सेलेबल एरिया को सेल करके उसको डेवलप करके देती है, एक चीज़। और जो ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कराने का मकसद ये होता है कि कल को ये अपने जो लेआउट प्लान अप्रूव करा लिया है इसमें चेंजिंग ना करें। ये ना हो कि ये पार्क को कल प्लॉट में कन्वर्ट करके उसको सेल कर दें, तो वो फिर स्टेट के नाम पे ट्रांसफ़र, रोड्स जनरल पब्लिक की हो जाती है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। अब इसके सोसाइटी के पास रहती है, कंज्यूमर के पास रहती है। जो प्लॉट की ऑनरशिप है तो वो ऑब्वियसली ना सोसाइटी के पास, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो अपनी रजिस्टर करी, उस पर उसने लेआउट प्लान अप्रूव किया, उसको उस लेआउट प्लान में जो मॉर्गेज वाला एरिया नहीं था और जो उसमें से उन्होंने दिया है, ठीक है। और नंबर वाला दिया है, बैलेट वाला दिया है जो मौके पर मौजूद हो, ठीक है। अब बैलेटिंग के नाम पे भी लोगों से बहुत फ्रॉड किया जाता है। देखिए, बैलेटिंग वो होती है कि एक बैलेटिंग अनाउंस हुई है, उसके साथ मैप भी रिवील होना चाहिए। यहाँ पे एक बैलेटिंग का बहुत शानदार इवेंट किया जाता है। उस शानदार इवेंट में अनाउंस होता है जी हमारे ये सेल्स पार्टनर थे, इन्होंने सबसे अच्छी सबमिशंस कराई, उनको V8 वीगो डाले और पता नहीं क्या क्या उनको एक पैकेजेस मिल जाते हैं। लेकिन जी आपका स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर, ये आपका कॉर्नर, ये वो, लेकिन मैप कहाँ पे है? मैप है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैप तो वही होगा जो आपका 100% अप्रूव होगा और उस पे उसके मुताबिक आप बैलेटिंग है। फिर तो समझ आती है कि यार चलें मेरा बैलेट हो गया है
और आपने अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके देखा हाँ यार जो इन्होंने मुझे दिया यही मैप और वहाँ पे जाके हो गया, सिराप मैप अगर आप सारे यूज़ का आपको पता भी लग जाएगा उस एरिया का ना कि यार ये कि नाले वगैरह पे तो नहीं आ रहा, कोई ऐसी एरिया में तो नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें वहाँ से आप लोगों को पता लग जाती हैं। तो ये एक अच्छा वो जो मॉर्गेज की मैं बात करता उसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि एक जद्दा टाउन था DHA फेज़ 3 के साथ, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि ये नहीं कर सके थे तो इनके मॉर्गेज लैंड को सेल करके वो सोसाइटी ने उसको डेवलप करके दिया है, ठीक है। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में लाहौर से मुझे पता लगा कि LDA ने कुछ इस तरह के एक्शन थे और LDA ने ये चीज़ डेवलप करके दी है, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स और लॉज वहाँ पे की हैं, बाकी और कहीं पर नहीं हुए। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाए। एक तो रेगुलेटर का रोल, मतलब हाँ। CDA कोई अगर हाउसिंग सोसाइटी CDA इस्लामाबाद में बनती है तो ये CDA का रोल है कि वो जाके उसकी मॉनिटरिंग करे, ठीक है। तो जो इनकी एक ऑडिट रिपोर्ट हुई थी 2016 की शायद, तो उसमें उन्होंने जाके वहाँ जब फाइल रिकॉर्ड चेक किया तो कोई भी उनका जो इंस्पेक्टर था उन्होंने जाके इंस्पेक्ट ही नहीं किया। फिर बहुत से सोसाइटीज़ थी जो उन्होंने लिस्ट भी डाली है, तो वो इलीगल थी और वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन CDA ने जो मॉर्गेज होती है 20% लैंड वो उन्होंने नहीं सेल करके वहाँ डेवलपमेंट की थी। तो और मतलब ये उनको भी पता है कि फेक प्लॉट सेल होते हैं या ओवर सेल किया जाता है, इतने प्लॉट्स उनके पास नहीं होते जितना वो, इतनी लैंड नहीं है जितने वो प्लॉट सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेगुलेटर का बहुत यहाँ फेलियर है कि यहाँ मतलब लीगल सोसाइटीज़ कम है और आपकी इलीगल सोसाइटीज़ बहुत बेतहाशा हैं। ये जो क्वेश्चन आपने किया ना ये सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं। अगर आप CDA या किसी अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन को उनकी देखें तो उसमें बेसिकली जो CDA और RDA का रोल है या अथॉरिटी है उसका रोल ये है कि वो लेआउट प्लान को फिज़िकली एग्जीक्यूट कराएगी, ठीक है। अब उसमें उनकी जो ये मॉर्गेज करते हैं उसमें उनकी ये भी ड्यूटी है कि वो देखें कि उसकी टाइमली एग्जीक्यूशन एज़ पर उनकी डेडलाइन हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर वो उस पर इम्प्लीमेंट कराएं। अब इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या होता है कि वो बेसिकली कंसर्न अथॉरिटीज़ या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो लेटर्स भी लिखते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को लिखते हैं और उनके खिलाफ FIR भी करते हैं। कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ तो कर रही होती हैं क्योंकि उनके पास हर साल उनकी पूरी ऑडिट बैलेंस शीट्स वगैरह जारी होती हैं, वो कमिश्नर देख रहे होते हैं, वहाँ तो एक अलग मैटर है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है कि CDA और RDA वगैरह के बेसिकली इसमें एक SCCP का भी रोल होता है कि SCCP जब उस टाइम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि SCCP के एंड पे हमारे साथ ये ऐसा है कोई बंदा जाकर अपना ID कार्ड दे के अपना एक रजिस्टर्ड करा लेता है, उसकी ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, ना हिस्ट्री चेक, ना उसका वो एक्सपीरियंस देखा जाता है कि अगर वो ये कार है, अगर वो अपने आप को एज अ हाउसिंग स्कीम डेवलपर को किसी डेवलपर को वैसे किसी के नाम से कर दिया है या वो डेवलपर को एक्सपीरियंस भी है, और चलें जितना एक्सपीरियंस है उतना ही उसका स्केल भी डिफाइन कर दें कि ये इतने स्केल वाले लोग हैं, ये इतने स्केल पे ये जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे। SCCP रजिस्टर करने के बाद कोई बंदा SCCP को ब्लेम नहीं करता, वहाँ से निकल जाता है। मेरा ये मानना है कि पहली चीज़ इसकी SCCP पे आनी चाहिए। अब जहाँ तक अथॉरिटी की बात है, अथॉरिटी ये कहते हैं कि हमारा काम है कि हम उस लेआउट प्लान को फिजिकल एग्जीक्यूट कराने ऑथराइज उसको रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। जहाँ तक उसकी हम ज़्यादा फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको डिक्लेयर करते हैं उसका स्टेटस, वेदर वो फेक है, इलीगल है या लीगल है, ठीक है। और अगर वो इलीगल है तो हम जाके डिमोर्केशन के उनके जो है ना ऑर्डर्स निकालते हैं, तो उनकी अगर कोई डेवलपमेंट कोई गेट वगैरह कोई साइट ऑफिस बने हुए हैं तो उसको हम गिरा देते हैं, या हम उनकी ऑफिस को और साइट को सील कर देते हैं। ये कहते हैं हम करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आ जाए जो डिफरेंट है, वो कहते हैं बाकी SCCP के रोल के हवाले से वो उनको भी कंसर्न्स हैं। मेरा भी ये कि SCCP जब किसी को रजिस्टर्ड कर रही है उसकी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ गवादर में हुआ है, गवादर में एक बहुत अच्छी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये करती है कि जो सोसाइटी LOP लेती है, उन्होंने ये लिखा है कि वो सोसाइटी जब किसी को अलॉटमेंट लेटर देगी यानी बैलेट प्लॉट देगी, उसका अलॉटमेंट लेटर अथॉरिटी के टाउन प्लानर से वेट होगा। उनका ये मानना है कि एक सोसाइटी मार्केट में एक प्रोडक्ट एक नंबर का प्रोडक्ट 4 बंदों को सेल कर जाए, कल को वो भाग जाए
और पता लगे हमारे पास क्लेम करने वाले 4 बंदे आ जाए, वो कहते हैं जी आपने लिखा था ये तो अप्रूव है, ठीक है, और हमने उसी में से ये परचेज किया, हमने कहा जी हमें उसमें से आप ये दें जो आपका अप्रूव है, जो लेआउट प्लान अप्रूव है, और पता लगे वो 4 बंदों को चला गया लेट्स सपोज, और सोसाइटी भाग जाती है, ये डिलीवर नहीं कर पाती, तो हम किसका क्लेम एक्सेप्ट करेंगे? तो वो उसी का क्लेम एक्सेप्ट करेंगे जो अथॉरिटी के टाउन प्लानर ने वेट किया, वो उसके साइन हुए, उसकी स्टैंप लगी हुई है। तो जीडीए में ये हो रहा है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये वाली इम्प्लीमेंटेशन जब यहाँ पर प्रैक्टिस की बात हुई है, तो कुछ जनरल पब्लिक ने और कुछ लोगों ने ये चीज़ भी मार्केट में कहना शुरू कर दी कि इन्होंने एक नया तरीक़ेकार अडॉप्ट कर रहे हैं खाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये शायद नया तरीक़ेकार खाने के लिए अडॉप्ट नहीं हो रहा, ये एक प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें एंड यूज़र और वो इन्वेस्टर या वो बायर या वो क्लाइंट सेफ हो जाएगा, लीगली सेफ हो जाएगा, या किसी प्लेटफॉर्म में जाके अगर वो लीगल अपनी फाइट भी करेगा तो वो इंडोर्स अपने आप को सेफ रखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सपोज एक सोसाइटी थी जिसके पास 100 प्लॉट बन रहे थे, ठीक है, उसने 400 जो है ना फाइल्स सेल कर दी। क्या जो अथॉरिटी है उसके पास कोई मैकेनिज्म है कि उसको पता चले कि अच्छा इसने मार्केट में कितनी फाइल्स दे दी हैं और इसके पास डिलीवरेबल कितने में हैं? यार देखें, अथॉरिटी ने तो अगर अपनी आंखें बंद की हुई थी उसका एक इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन रिसेंटली अगर मैं देखूं जो डीजीआरडी हैं जपा साहब, उन्होंने तो इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, वो अप्रूवल्स भी नहीं दे रहे। अगर आप आरडीए के वेबसाइट पिछले 6 महीने से मॉनिटर करें जब से जपा साहब आए हैं, तो अप्रूवल्स ना देने का मतलब ये नहीं है, अप्रूवल्स एज पर चेक लिस्ट जो बायलास हैं उसमें कोई फ्लॉज होंगे तो वो अप्रूवल्स नहीं दे रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने अब आरडीए की वेबसाइट पे आप जाके देखें, आपको उन मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होते भी उन्होंने बताई हैं, पब्लिकली की हैं, और उन मार्केटिंग बड़ी बड़ी मार्केटिंग बिग मार्केट जो ब्लू एरिया में बैठे हैं उनका नाम लेके कि आपने एक इलीगल सोसाइटीज़ को मार्केटिंग की और सेल्स की किस तरह कर दी जब तक वो अप्रूव है ही नहीं। पहले वार्निंग दी, फिर उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड की, इससे पहले ये प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जब से ये डीजीआरडी आए हैं कि जिन्होंने एटलीस्ट ये इनिशिएटिव तो ले लिया ना कि जो मार्केटिंग कंपनी लोगों को ये चीट करते हैं यार अप्रूवल हो जाएगा, सबमिशन तो है, एक डायरी नंबर दिखाते हैं। डायरी नंबर क्या है? डायरी नंबर ऐसी है जैसे मेरे एग्जाम की डेट शीट आ गई और मैं उसके बाद फेल हूँ या पास हूँ बाद में पता लगेगा। मतलब एनओसी को अप्रूवल कहते हैं? नहीं, एलओपी को। देखिए एलओपी आने का मतलब क्या है? एलओपी आने का मतलब, अब एनओसी तो उसकी बाद की स्टेज है ना, एलओपी आने पे आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी हो जाती है कि इसका लेआउट प्लान अप्रूव हो गया, उस लेआउट प्लान पे आपका सारा मैप आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। उस मैप के मुताबिक आपको ये पता लग जाएगा, हाँ अगर वो आप जैसे मैं नेवल की बात करता, आपको पता लग जाता ना यार मुझे इन्होंने ये चीज़ दे दी है, वो एलओपी के अप्रूव के मुताबिक है, लेआउट प्लान अप्रूव से आपको पता लग जाए कि जितनी इन्होंने सबमिशन है ये लैंड तो 100% इनके पास है, ये लैंड इनके पास है। एनओसी पे जाने के लिए ना आपको फिर वासा के, फिर ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ईआरएस, फिर जियो टेक्निकल, फिर अगर जिस तरह आप किसी ऐसी एयरपोर्ट के पास है, सिविल एविएशन से आपको अप्रूवल चाहिए होता है, एनएचए से अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, ये फिर एनओसी की स्टेजेस हैं। एलओपी तो उससे पहले, एलओपी बेसिकली इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग पैरामीटर को देखते हुए, उस को देखते हुए लैंड की इंडोर्समेंट देके यार ये लैंड इनके पास ठीक है, रजिस्टर इंतकाल हो गया, इंडोर्स करता है, वो एलओपी आ जाता है। एनओसी में फिर और स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कितनी एनओसी चाहिए होती है इसमें, कोई है? 16 to 18 चाहिए होती हैं इसमें। अच्छा, एक ऑनलाइन क्वेश्चन ले लें जी, अब्दुल वाहिद साहब। वाहिद, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज़। मेरा खान साहब से एक सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाइट का बहुत अच्छा सेशन है जिसमें जो फाइल सिस्टम है उसके ऊपर बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, इवन के जो कस्टमर है उसको, और एकेडेमिया में तो इस पर डिस्कशन है ही नहीं। मेरा एक सवाल ये है कि ये जो फाइल है ये मेरे ख्याल में करेंसी नोट के बराबर ही मुझे तो नज़र आती है। उस पर भी लिखा होता है कि हमें लिहाजा मुतालबे पे अदा करेगा, ये इस पे भी यही लिखा होता है कि ये हम आपको प्लाट देंगे। इसको क्या कभी स्टेट बैंक ने नहीं देखा है कि एक रसीद के ऊपर वो इतने पैसे ले लेते हैं लोगों से और उस रसीद के पीछे इटसेल्फ कोई चीज़ समटाइम ओवर सोल्ड होती हैं, तो क्या सवाए सीडीए या आरडीए या एससीसीपी के अलावा क्या स्टेट बैंक या एफआईए को इसके ऊपर नोटिस नहीं लेना चाहिए? दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखें जैसे मज़ाहिर अली नकवी साहब को प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियल करप्शंस के, तो उसको एक जो सपोर्ट दी, जो पीछे एक एफिडेविट दिया, वो भी किसी एक हाउसिंग सोसाइटी ने दिया।
तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी तो जुडिशरी में जाएंगे तो हमें उसका अजाला होगा। और तीसरी बात यह है कि मैंने खुद देखा है इस्लामाबाद में CDA की वेबसाइट पे वो हाउसिंग सोसाइटी का जो NOC है वो कैंसल्ड लिखा खड़ा है, और वो हाउसिंग सोसाइटी से अभी तक भी अपनी एडवर्टाइजमेंट रोडों के ऊपर और ये जो स्क्रीन लगी हुई है इसके ऊपर भी अवेजा होती हैं। तो क्या जब किसी के साथ ज्यादती हो जाती है उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे, या फिर ये इंतजार करते हैं कि चलो एक दफा वो करप्शन कर लें तो फिर हम देख लेंगे? और जो मार्केटिंग वो करते रहते हैं, जैसे आपने कहा कुछ मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर इन्होंने FIR भी की है, तो उससे क्या निकलता है? कभी किसी को कुछ रिकवर तो नहीं हुआ है, मैंने तो नहीं सुना है। खुद CDA ने एक ऑडिट करवाया था अरबों रुपए के वहाँ करप्शन का हाउसिंग सोसाइटी। मैंने एक CDA के ऑफिसर से एक सवाल पूछा कि अगर एक हाउसिंग सोसाइटी लीगल है और इलीगल है उसमें आप क्या करते हैं, उसको क्या? वो कहता है जो लीगल है उसको मेरे ख्याल में 20 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं, जो इलीगल है उससे 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट लेते हैं। इसका मतलब है अगर वो 200 रुपया दे दे तो वो लीगल हो जाता है, वो बेच सकता है, ट्रेड कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या था भाई का? वाहिद भाई, बात यह है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि स्टेट बैंक, देखें इस पूरे प्रोसेस में या इस रियल एस्टेट सेक्टर में स्टेट बैंक की तो इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं है। अब मैं आपके बाकी चीज़ की तरफ आ जाता हूँ। जो आप कहते हैं कि आपने CDA के वेबसाइट पे देखा कि वो NOC कैंसिल हो गया। देखिए NOC कैंसिल का स्टेटस आते हुए भी टाइम लगा, उससे पहले कुछ अर्सा वो उस पर NOC उसका अप्रूव होगा या कोई उसका ऐसा होगा कि लीगल स्टेटस की एक ऐसी कैटेगरी में होगा कि जिसको लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। यही मैं कहता हूं कि बेसिकली जब LOP अप्रूव हो जाता है, LOP अप्रूव होने का ये कतन इंडिकेशन नहीं है कि वो सोसाइटी NOC अप्रूव होगी है। हाँ, LOP अप्रूव होने से आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि वो पीस ऑफ लैंड जिसका LOP अप्रूव हुआ है वो 100% उस सोसाइटी की अपनी मलकियत है जिस पे उसने सोसाइटी लॉन्च की और वो दी। उस LOP अप्रूव के अंदर अगर किसी का प्लॉट है या उसके अंदर किसी की बैलेट फाइल है तो वो तो उस एटलीस्ट उस चीज़ पे वो सेफ है, ठीक है। लेकिन अगर उससे बाहर किसी की कोई एक ऐसा लेआउट प्लान में किसी ऐसे सेक्टर में किसी ऐसी जगह पे दे दी है जो LOP अप्रूव के अंदर नहीं आ रही, तो वहाँ पे ये चीज़ होगी पता नहीं वो लैंड उन्होंने परचेज की हुई भी नहीं की या वो लैंड उनके पास, या चलें परचेज कर भी लिया, उसकी सबमिशन एक्सटेंशन की डाली भी है कि नहीं डाली। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं ना कि ये 20 रुपये स्क्वायर फीट 200 रुपये स्क्वायर फीट, मेरे ख्याल से मुझे तो आज तक ऐसी कहीं से कोई प्रूफ तो नहीं मिला, ठीक है ना। मुझे किसी ने बताया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस तो हैं, उनसे जितने ऑफिसर हैं उनसे मेरी इस चीज़ पर डिस्कशंस भी होती रहती हैं। देखें अगर इलीगल के रेट से ही अगर किसी को लीगल करना हो ना, कि एक बंदे के पास ज़मीन भी नहीं है और वो कहेगा मैं इसको पैसे दे के लीगल करा लूँ, ठीक है, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे ब्लैक मनी पार कर ले बंदे हैं, वो कहेंगे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ज़मीन बेशक कम हो, 200 रुपये के हिसाब से पैसे तो ऐसा नहीं होता। चीज़ ये है कि किसी न किसी चेक लिस्ट में कोई ना कोई फ्लॉ होगा जिसकी वजह से ना वो चीज़ अप्रूव नहीं हो रही होगी। अब जहाँ तक आप कहते हैं ना FIA वगैरह और मार्केटिंग कंपनी से मिला कुछ नहीं, मैंने जब ये सारी सर्च की ना, आप बिलीव करें कि मुझे भी लोगों ने जब अप्रोच किया तो मैंने लोगों को एक ऐसी प्रोडक्ट थी जिसने इंतहा की ओवर सेलिंग कर दी, और मैंने एक ग्रुप बनाया। मैंने उन्हें कहा यार आप मिल के मेरे साथ चलें, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, हम लीगल फॉर्म पे इसको टारगेट जो डिपार्टमेंट है ना उसके पास जाए जिसके पास आपको जाना चाहिए। उसमें होता ही है कि 100 या 100+ से एप्लीकेंट अगर आ जाते हैं तो नैब उसके खिलाफ एक्टिव हो जाता है, और इंडिविजुअल अगर आपने करना है तो आप FIA एक्टिव होता है। लेकिन आप बजाते खुद FIA में एप्लीकेशन तो दें। लोग क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या उनके बारे में इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं कि ये तो पैसे लेके हो जाएंगे, इन्होंने खाने पीने के, वो डालेंगे फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे करस्पॉन्डेंस उनकी सोशल मीडिया पे जा रही होगी। लेकिन अपने नाम से जाके कोई बंदा आज तक, मैं जिन लोगों का कहते जी इधर ही ऐसा, मैंने कहा तूने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, इनका मामला ठीक नहीं है, या तो ऑप्शन लॉस बर्दाश्त कर लो, या अगर रेट है और तुझे लग रहा है कि तूने इन्वेस्टमेंट इतनी की थी, अप्रिसिएशन अगर उसके निकाल दी, ये चीज़ आगे चलने नहीं लगी, ठीक है। और उनको मैंने कहा अगर बहुत फंस भी गए हो तो आओ अपने नाम से, क्योंकि तुम्हारे पास उसका मेंबरशिप लेटर है या अलॉटमेंट लेटर है या तुम्हारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, FIA में एप्लीकेशन दो। सर मेरे साथ चलने को कोई बंदा चाहने को तैयार नहीं हुआ। मैंने एक पूरा ग्रुप लोगों का कि बनाओ भाईजान, ये ग्रुप बनाएं, ठीक है, चलते हैं, आपको मैं पूरा रास्ता गाइडलाइन देता हूं कि जिस पे आप जाएंगे तो आपकी आवाज़ आगे जाएगी, और उसका प्रेशर पे उस सोसाइटी पे पड़ेगा तो फिर या तो वो आपको टेबल टॉक के लिए बुलाएंगे, ठीक है, या वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट की आपकी रिकवरी होगी।
लेकिन इस तरह ग्रुप ऑफ पीपल या मेरे साथ जाने को कोई, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनली मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा वाहिद, जो पहला कमेंट आपका था वो बहुत रेलेवेंट है। उसमें मेरा ख्याल है कि जो फाइल्स हैं इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू करेंसी नोट्स, आई थिंक इट इज मोर इक्विवेलेंट टू सिक्योरिटीज। तो उस एंगल से जरा सोचें कि SCCP के साथ आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, फाइल ट्रेडिंग इज इक्विवेलेंट टू सिक्योरिटी ट्रेडिंग। पाइड इस पे काम भी कर रहा है, तो वो हम कुछ इस पे डेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे कि सिक्योरिटी ट्रेडिंग के एंगल से जो है ना उसके इक्विवेलेंट है। जी मैडम प्लीज। जी उस्मान साहब। क्या हाल है नाजिर यार, 2-4 क्वेश्चन हैं। जी सर। मतलब पहले आपने ये बताया कि B17 या 70 तक CDA सेक्टर जा रहे जी, हैं, उसके बाद CDA जो है इस्लामाबाद जो है वो निकल जाता है 0 किलोमीटर। जी जी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार ये DHA जो है वो कहाँ पिंडी में मौजूद है, वो इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा जनाब मेरे सवाल ये है कि जी आप ये कह रहे हैं कि जी मतलब अगर आपके पास सॉलिड पीस ऑफ लैंड है तो आप 5-6 साल, जैसे रावल की आपने मिसाल दी कि जी रावल है उससे रिकवर कर लिया, मैं सादी सी मिसाल आपके पास सामने रखूंगा यार। E12 सेक्टर है 91 में उसका मैप अप्रूव हुआ था। ठीक है। जितनी आपने बातें की हैं, नैब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ठीक कुछ हो गया, लेकिन वहां पे 21 ईयर्स हो गए, 24 हो गए, 24 ईयर्स हो गए हैं, लोग पिट के मर गए, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है। E12 सेक्टर की मैं बात करता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करता हूँ कि आपके पास ये जो F14 और F15 है, ठीक है। इनके पास लैंड मौजूद है ठीक और है। ये मतलब फाइल के ऊपर चल रहा है। ये मेरा ख्याल है शायद मोर देन 7 ईयर हो गए हैं, इनकी भी अभी तक कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। सो मतलब रावल की आपने बात की, नेवल की बात की, सवाल ये है कि ये रेगुलेटर है CDA खुद, मतलब किसके ऊपर बंदा ट्रस्ट करे, जिनके पास तो है ही नहीं NOC, LOP भी नहीं है। ठीक है। वो तो चले ठीक हो गया, लेकिन वो लोग जो 21 साल से बैठे हुए हैं वो क्या करें, कहाँ जाए? ठीक है। अच्छा अब मैं पहले आपके जो DHA के उस्मान साहब, पहले आपका जो क्वेश्चन है DHA के हवाले से, ठीक है, आप कह रहे हैं कि DHA जो है वो मुझे बताएं कहाँ इस्लामाबाद में आ रहा है। ठीक है, अगर DHA 3 वगैरह DHA 2 वगैरह देखें तो ये इस्लामाबाद की जो जोनिंग डिफाइन जोन 1 जोन 2 जोन 3 उसमें फॉल करते हैं, जो सिटी बाउंड्री है उसमें। सिर्फ तो देखिए उनकी वेबसाइट पे जाके वो लिखा होता है DHAI, ठीक है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। ठीक है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, वो तो आपकी बात ठीक है कि जो DHA ने जो जोनिंग उसमें आ रहा है DHA, अब DHA वैली को आप देख लें, DHA 2 DHA 1 देख लें, ठीक है। इवन आप B17 में भी देखें ना, अगर B17 का कुछ ब्लॉक CDA से अप्रूव है और वहाँ पे एक छोकर गांव है जो उनका ब्लॉक D बनता है वो RDA में इस तरह का है, कुछ प्लेज उनके इधर हुए हैं, कुछ इवन उनके आगे जाएं तो वो टेक्सला की टेरिटरी में आ रहा है। वो तो देखें जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ जाके इनको भी पता है आप किस में आ रहा है। लेकिन ये मैं देखा, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें, लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद कहते हैं, बट इनफैक्ट वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं है, RDA अप्रूव है। आपकी टॉप सिटी मुमताज सिटी RDA अप्रूव है, ठीक है। बट मेरा मैटर ये नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि चलें एटलीस्ट एयरपोर्ट वहाँ चले गया तो ये उस जगह पे, मेरा मैटर इस जगह आने का मकसद ये था कि लोगों को कन्वीनियंस देनी है। दूसरी चीज़ है, चाहे वो चले CDA में आ जाए RDA में आ जाए, एटलीस्ट जो लोगों से कन्वीनियंस को प्लॉट तो मिल जाए ना, ठीक है। तो अब जहाँ तक DHA की अथॉरिटी है, DHA जो अथॉरिटीज़ मैंने आपको पहले बताया था, RDA CDA DHA जोन 5 में आता है। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट, ये अथॉरिटीज़ है ना, इनके अपने अपने एक मॉडल्स हैं, जिस चेकलिस्ट हैं जिस पे लोग अप्रूवल्स ले रहे होते हैं। उसके बाद आपका F14 F15, देखें ये सबसे बड़ी नलायकी इन डिपार्टमेंट्स की थी कि ये टाइमली अपने उस लैंड को जो इन्होंने डेवलप करके जनरल पब्लिक, बेसिकली इसमें क्या था, इसमें वो लोग थे जो अपने आप को मेंबर कराते थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जो ये उम्मीद थी जब हम रिटायरमेंट में चलो CDA सेक्टर में या इस्लामाबाद में हमें ये प्लॉट मिल जाएगा तो हम रिटायरमेंट बना लें। लेकिन BC के मेरे ख्याल से 30 ईयर्स हो गए डेवलप नहीं हुए। जब ये डेवलप नहीं कर सके तो फिर जो प्राइवेट डेवलपर थे ना, उनको ये एक गैप नज़र आया, उन्होंने यहाँ पे अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की और फिर जो कल्चर है उससे वो तो निकल भी गए। अब जहाँ तक E12 की आप बात करें, अगर देखें आप E12 तो बहुत आगे है, मैं कहता हूँ अब तक तो G14 भी पूरा डेवलप नहीं हुआ आपका, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो देखें ना, ये वही चीज़ है। अब CDA क्या करेगा, CDA समटाइम जैसे अब G15 है, G15 CDA का सेक्टर था,
लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है, लेट हो गए, उन्होंने वो कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी वालों को दे दिया। प्राइवेट डेवलपर आ गया, प्राइवेट आ गए, उन्होंने वो लेके डेवलप कर दिया। जो भी उनकी इक्वेशन होगी 70-30 जो होगी वो चीज़ें हुई हैं इसमें, क्योंकि इन्होंने टाइमली जब डिलीवर नहीं दिया तो इसकी वजह से ये गैप उनको मिला, उनको प्ले करने का। चलो यार, इनका नाम यूज़ करके सेक्टर G15 में करके हम इन होते। अच्छा जी, मैं सिर्फ सिंपल एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो ओवर सेलिंग है ना फाइल्स की, वो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। अब ओवर सेलिंग होती है पहले, उसके बाद वो ज़मीन बाद में लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वैसे इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी में हाउसिंग स्कीम्स हो। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, अगर आप जोन 5 की बात करें, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, 20, 22, 23 साल हो गए उनको, ज़मीन नहीं है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। जैसे जम्मू कश्मीर है, उसके साथ मुलाका 4-5 और सोसाइटीज़ हैं, और यही गुलबर्ग ने भी किया। अगर आप शुरू में देखें, उसका पैटर्न देखें कि उन्होंने इतनी ज्यादा आपको फाइल्स दे दी, जमीन नहीं थी, और बाद में कब्जे छुड़ा रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे। और ये DHA वैली के साथ भी हुआ, कहते हैं जी 55,000 कहते हैं वो उन्होंने फाइल सेल की, लेकिन जमीन नहीं थी। अब वो कलर सैयदा, यही जो सवाल डॉक्टर उस्मान ने किया, अब वो कलर सैयदा जो है अभी इस्लामाबाद बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो इश्यूज है ना, लोगों को आप पता नहीं। एनीवेज, इंटरेस्टिंग डिबेट है ये। सर, ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बता दें तो आई वुड अप्रिशिएट। क्वेश्चन है वो ये है कि सॉल्यूशन क्या है? कल्चर, फाइल कल्चर को किसकी गलती किसकी है? CDA की गलती है, डेवलपर की गलती है, या जो हाउसिंग सोसाइटी वाला है उसकी गलती? मैं इस हाल से पहले मुझे अभी एक चीज़ याद है। हम फाइल सिस्टम को या फाइल कल्चर को डिस्कस तो कर रहे हैं, एक चीज़ इसमें हम भूल गए कि फाइल में भी 2 कैटेगरी थी, एक होती है क्लोज फाइल, एक होती है ओपन फाइल। ठीक है, जो डेंट पड़ा ना, जो सेटबैक पड़ा है, वो पड़ा है ओपन फाइल से, जिससे एटलीस्ट जिसने इन्वेस्टमेंट फाइल पर भी की थी उसका रेट नहीं बन पाया, क्योंकि ओपन फाइल वाला मार्केट में ऐसी फाइलें दबा के बैठा हुआ है या वो निकाल दे जिससे रेट नहीं बन रहा। इसलिए अगर हमने फाइल सिस्टम देखें, अगर कोई बंदा फाइल सिस्टम का एक फ़ायदा तो है कि यार एक बंदा लमसम अमाउंट नहीं दे सकता, उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो ये चाहता है मैं कि प्लॉट लूँ 4, 5, 6 साल बाद मुझे मिल जाए, और वो चीज़ें अप्रूव भी हो रही हैं, तो उधर तो हमें फाइल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए कि यार एक बंदा है वो चलिए ले लेगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा निगेट करना चाहिए ओपन फाइल सिस्टम को, टोटली हमें निगेट करना चाहिए, और उसके खिलाफ हम लोगों को एक उठना होगा डिसेंट प्लेटफॉर्म में। मेरा आने का मकसद ये है क्योंकि ये विनर्स प्रोग्राम हमने यहाँ पर नहीं आगे लेकर चलना है। अब आपका क्वेश्चन क्या था वकार साहब? कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका देखें, सॉल्यूशन इसका ये है कि मैं 2 चीज़ें समझता हूँ जो मैंने अपने दौर के। एक चीज़ ये कि फाइल सिस्टम में हम अथॉरिटीज़ को ये बताएं कि जो CDA जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो एटलीस्ट जिसको ये दे रही है उसको इस चीज़ पे एक तो लीगली बाउंड करें कि आपकी फाइल मार्केट में ओपन नहीं होगी। सारी गेम जो डलती है वो ओपन फाइल से डलती है। ठीक है, ओपन फाइल्स आपकी मार्केट में नहीं आएगी। दूसरा कि मैं ये समझता हूँ कि एक सोसाइटी जो सक्सेसफुल भी होगी है, जिसने डिलीवरी भी दे दी है और उसने पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट से बना लिया है, मतलब उनका पोर्टफोलियो फाइनेंशियल भी अच्छा हो गया है, और उनकी सोसाइटी में भी कम्युनिटी या उस तरह की आबादकारी नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से उसको नेक्स्ट फेज़ की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमने लोगों के हाउसिंग और रेजिडेंस के जो मसले हैं उनको वो इंडोर्स करना है, ना कि हमने उनको हर बंदे को जो है ना बिजनेसमैन या इस चीज़ में इन्वेस्टर बना देना है, जिससे हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कि हर बंदा मैं देख रहा हूँ। और ये जो बैठे हैं जिनको नुकसान हुआ है, ये ज़्यादातर लोगों ने भी अब ओवर सेलिंग हुई की बात यह कि एक चीज़ प्रोडक्ट में आती तब है जब उसकी डिमांड होती है। अब जब डिमांड हुई तो हर बंदे को, जनरल पब्लिक को, अदर देन मार्केटिंग कंपनी के जनरल पब्लिक को इसमें लालच चाहिए, उनको भी मार्केटिंग का आप ये ले लें रख लें। उन्होंने भी देखा यार फलाने बंदे ने कमाया, या चल मेरी 10 फाइलें कर दे, मेरी 20 वाले, मेरी ओपन रखी। अब ओपन फाइल क्या होता है? ओपन फाइल एक बंदे के पास पड़ी हुई है, वो किसी के नाम पे नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पे लोग ओपन फाइल से लगते हैं यार अभी मैं क्लोज नहीं कराता, मैं सबमिट नहीं कराता, मुझे तो अभी सिर्फ डाउन पेमेंट या डिस्काउंट मिल गया, लेकिन मेरी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होगी। इन द मीन जब सोसाइटी को पैसा नहीं आता तो वो किसी और को और ओपन फाइल्स दे देते हैं। फिर ओपन फाइल में मार्केट में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी के फेक फाइल्स भी निकली हैं, और जो नई नई सोसाइटीज़ आती हैं जो इतने मैं कहता हूँ पेटेंट ग्रुप्स नहीं हैं, जिनका मैनेजमेंट या ऑपरेशन से इतना मजबूत नहीं है, जिनको समझ नहीं आता, जो मार्केट में पुराने बैठे हुए थे उन्होंने प्रिंटिंग मशीनें निकाली, उनकी कॉपी मारी, मार्केट में बेची। मैं आपको बताऊँ कि एक सोसाइटी की कनाल 2 कनाल की 14 लाख रुपए की फाइल लोगों ने 10 लाख रुपए में दे के निकाल दी। मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल बताऊँ, एक केस रजिस्टर्ड हुआ है इधर इस्लामाबाद में, ठीक है, फाइल की प्राइस थी 12,25,000,
उस सोसाइटी की जिसने मास्टर डीलरशिप ली थी उनको वो कॉस्ट की थी 9.5 लाख रुपए में, और उसी सेम प्रोडक्ट की फाइल मार्केट में एक लड़की जो है ना 7.5 लाख रुपए में दे रही थी। ठीक है, मैंने उनसे कहा यार किस तरह पहुंचा, आपने तो 45 के 35 करोड़ रुपए की डीलरशिप आपने दी है और आपको चले एक मार्जिन उन्होंने दे दी है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट मार्केट में क्या, वो कहते हैं यार जाके ले लें उससे। ठीक है, मेरे एक अपने जानने वाले ने 10 फाइल उससे उठा ली कि यार तुम मुझे इस तरह कहते ये तो ये रेट नहीं है, उसने उसको अपने एक लेटर हेड पे उसको दे दिया। अब 10 फाइलों का मतलब 75 लाख रुपए है, जिसने जो ऑथराइज सेल पार्टनर था सोसाइटी का, जिसको सोसाइटी ने दी नहीं, हुआ क्या 6 महीने वो लड़की मार्केट से तकरीबन 35-40 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके चली गई। अब वो बैठी, वो कहती है आप जो मेरे से करना है कल मुझे FIR करा लें, आप जब मैं जेल जाने को तैयार हूँ कर लें, मेरे पास पैसे तो है नहीं। ठीक है, अब चीज ये कि ये सोसाइटी को भी करना चाहिए, हमने सोसाइटी को कि आपकी प्रोडक्ट के नाम पे अगर किसी ने फेक फाइल निकाली है और वो बंदा या बंदी पकड़ी भी गई है तो ये आपकी भी मॉरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ आप खड़े हों और उससे रिकवरी करा कर लोगों को, तो उन लोगों को अवेयरनेस दें भाईजान ये हमारे ऑथोराइज ग्रुप हैं, इनसे आप लें, ये हमारा रेट है जो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके नाम से एक फेक फाइल चली गई और पता भी लग गया कि वो चीज़ पकड़ी भी गई है तो सोसाइटी वालों को भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, ये तो हमें पता है कि ये हो रहा है, इसका कोई हल बताएं ना, हल क्या है। अब देखें ये सब पता है हमें कि क्या हो रहा है, प्लेटर कैसे मिलता है और प्लेटर जो है ये कैश रिबेट क्या है। अब मुझे बताएं ना कि जी अभी बात की आपने कि जी इतना फाइल बेच रहे हैं हर सोसाइटी वाले, वो प्रोटेक्ट कौन करता है, इनकरेज कौन करता है? वही जो लोग वहां सोसाइटी में बैठे होते हैं, वही चाहते हैं कि ये ओपन ही रहे। अब हर देखो लोगों को देखें, अब लाइव रेजिडेंशियल है फतेहजंग पे, ठीक है, कितना लोगों को लूटा है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है ना। और इसी 15-10 और उसी रोड पे हैं सोसाइटीज, वो यही कह रही हैं कि जी कल आया परसों आया, लेकिन वो कभी भी अपने ये क्लाइंट को ये नहीं कहते कि आप इसको अभी उस पे लेके जाओ क्लोज पे, वो कहते ओपन रखो जी, अभी 7 लाख है, कल 11 होगी, कल 11 है, कब 12 है। और यही किंगडम वैली के मैंने देखे जब ये पिछली हुकूमत थी, वो क्या हुआ किंगडम का, कितने लोगों को उन्होंने ख्वार किया। तो ये हल बताएं, बाकी को सारे लोगों को मेरे सब पता है। नहीं, वो जो सर आप कह रहे हैं ना कि सोसाइटीज कहते हैं, समटाइम सोसाइटी भी नहीं कह रही थी, ये मार्केटिंग कंपनी का। अब मार्केटिंग कंपनी किस जगह पे जाके कंफ्यूज है, यार इन्होंने तो मुझे डील तो दे रहे हैं, पता नहीं कल को डिलीवर करे या ना करें, मैं फंस जाऊं, मेरे क्लाइंट ना फंस जाएं। वो उनको भी ये कहता है कि हम ओपन, अगर आप हमसे ओपन फाइल की डील करें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग कंपनी की तरफ से भी एक डिमांड आती है जी ओपन फाइल 3 महीने 4 महीने रखें जी, कल को पता नहीं, उनको एक फेयर होता है ये चला पाए या ये भाग ना जाए, या इनका ये होना जो हमारा इसमें ट्रेंड है कि मैं क्लोज करा दूं, दूसरे को ऑप्शन मिल जाए ओपन फाइल की, तो मेरे क्लाइंट ना फंस जाए, प्रेशराइज ना हो जाए। ये अब इसके सोल्यूशन की तरफ देखें, बात यह कि इसमें खाली पाइड या मैं नहीं होगा, ये जितने एक कंसर्न का एक लेजॉन बनना चाहिए, अथॉरिटीज़ के बंदे भी आने चाहिए, हमने उनको बाबर ये कराया है। दूसरी चीज़ मैं जनरल पब्लिक से मुझे मैं सारों को कहा कि जिनके साथ जो फ्रॉड हुआ है मैंने उनको फौरन बताया कि चल मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, देखिए प्रॉपर डीलर्स जो है ना उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनके लिए देखिए CDA और RDA का मेरी नज़र में ये होना चाहिए, एक तो चलें वो रेगुलेट तो कराएंगी अप्रूवल्स को, जो उनके प्लान्स हैं उनको, दूसरा वो भी ये लीगली बाउंड कर सकते हैं, या एक इस तरह की आ सकती है कि पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में हाउसिंग स्कीम जो भी लॉन्च करेगा, चलें वो अप्रूव होने के बाद वो करेगा, ये सारी चीज़ें चलते रहेंगे, लेकिन वो ओवर सेलिंग नहीं करेगा, उसकी वेटिंग अथॉरिटी अपने पास कोई डिपार्टमेंट रख ले या कोई ह्यूमन रिसोर्स हायर कर ले, या उनको लीगली बाउंड करे कि आपका ये बंदा आके हमारे, या सोसाइटी के साथ ये हो कि जब आएगी उस पर जनरल पब्लिक उनसे ये सवाल का ये मैंडेटरी है कि उसको जो भी चीज़ फाइल भी मिलेगी तो वो इंडोर्स बाय अथॉरिटी होगी, तो चले वो जनरल पब्लिक खुद ही जाएगा अपनी फाइल जाकर सोसाइटी ना करके दे, वो एक दफ़ा जाए उनके दफ्तर चले जाए, वहाँ जाके वेटिंग करा ले उनसे, जिसको सोसाइटी अथॉरिटी वेटिंग कर दें तो एटलीस्ट ये छोटी हो जाए कि यार ये चीज़ें इधर हो रही हैं, अदरवाइज ये चीज़ रुकने नहीं लगी। सर सॉल्यूशन तो यही है ना, इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है? देखिए प्रॉपर्टी डीलर जो है ना डॉक्टर साहब, जब तक उनको आप नहीं बिठाएंगे, उनको आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना, मसला नहीं होता। अब आप देखें ना, जैसे आप नई फाइल बुक करा रहे हैं मार्केट में, अब लिखा हुआ इस पे ब्रोशोर पे कि जी 1.5 लाख ही है,
वही 1.5 लाख वाली आपको 45 से लेके 90,000 पे आप बुक कराते हैं। तो वो कौन, वो आप जाएं सोसाइटी में ना, उन्हीं के पास आप सोसाइटी वाले जो वहां जो लोग काम करते हैं उनके पास फाइलिंग होती है। वो कहते हैं जी उनसे मत लें, मैं आपको दिलवा देता हूँ, वो जो आप 1.5 लाख की है मैं आपको 45 में लेके देता हूँ। अब मैं आपको बता दूं नाम सोसाइटी बहुत ज्यादा है। तो इश्यू पता है क्या इसमें क्या है? हमने इसमें एक स्टेक होल्डर जो है ना वो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। और उसमें होता है जो सबसे बड़ा जो कमाल है वो जो इसने नहीं देखा, मैं देखता हूँ एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो बिरादरी का है। आप देखें कि ये फाइल है ना, वैसे प्लाट खरीदें, आम उस प्लाट की 50 लाख कीमत होगी, वो बिरादरी, मैं नाम नहीं किसी बिरादरी के लेना चाहता हूँ, वो एक बेदरा बिरादरी चाहेगी कि फलां बंदा आ गया, ये प्लाट आपने बेचना नहीं है। वो 50 लाख का प्लाट 80 लाख में जाता है। 4 लोग होते हैं उसमें, 5 लाख कमीशन लेने वाले। ये इश्यूज इतने आसान नहीं है जो हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल एनी हाउस ये अच्छी आपने वैसे बातें की हैं जो मेरे ख्याल में कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी। हमने तो ये जानते हैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से। बात ये है कि इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है, जो मैंने फील किया, जो मार्केट में मैंने एक्सपीरियंस किया 3-3.5 साल में। और यही वजह है कि मैंने फिर इसको आके 1-2 चीज़ें होती कि मैंने फिर हाई राइज बिल्डिंग को भी जो स्टडी किया, अच्छे डेवलपर को स्टडी किया, उनके मॉडल ही डिफरेंस हैं, ठीक है। वो फाइनेंशियल इतने वो अपने सेल्स की फिक्र ही नहीं करते, ठीक है। इवन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सेंटोरस के सामने एक चकोर वेंचर सीटाडेल 7 है, वो दुबई मॉडल में जा रहा है। उनका वो कहते हैं कि उन्होंने अपना एक डेवलपर का अकाउंट बनाया हुआ है, उनका क्लाइंट अपनी डाउन पेमेंट और अपनी क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट उसमें जमा कराएगा जो प्रोजेक्ट पे लाग रहा है, ठीक है। इस तरह के अब लोग वहां पे नहीं जाए क्योंकि वो डीलर्स को इतना मार्जिन नहीं अकोमोडेट करते, ठीक है। अब डीलर्स की तरफ से भी आप जो कह रहे हैं डीलर्स का भी ऑनबोर्ड नहीं होगा। डीलर्स अब क्या कर रहा है, अब मार्केट में ट्रेंड्स क्या चाह रहा है, सॉलिड चीज होगी ना तो बंदे अपने रेफरेंस वाले बंदों को वो चीज दे रहे हैं, ठीक है। वो ये कहेंगे यार इधर थोड़ी सी डिले हो सकता है, डेवलपमेंट लेट हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप आपको डिलीवर करके देगा। और जहां पे लोगों को थोड़ा सा है कि यार इधर तो कोई गड़बड़ हो सकती है, वहां पे लोग कहते हैं डीलरशिप उठा लो, ठीक है, लेकिन मार्केट में डीलर भेज दो, ठीक है, अपना मार्जिन रख के टर्नओवर पे खेलो और वहां प्रिंटिंग ऑफ मनी आती है। जैसे आपने किंगडम वैली की बात की है, और मुझे भी पता है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसका भी कि किस तरह उन्होंने काम किया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जो हाई राइज की बात कर रहे हैं ना, हाँ, आजकल देखें डाउनटाउन बन रहा है, हाँ, इमारत बन रहा है, उसमें देखिए वो क्या कहते हैं, आप 50 लाख दें आपको मंथली ये होगा। देखिए हाई राइज का और यानी कि कल्चर है, न्यू फाइल कल्चर। अच्छा सर, एक और चीज में लोगों को ना सोसाइटी में मस्जिद बना के किसी हमारे उलमा को बुला के, उससे क्या हो रहा है, जो गांव देहात के लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो सोसाइटी के किसी लीगल पैरा में वो कहते हैं यार हमारे पीर साहब, हमारे इमाम साहब ये इधर आए हैं, तो वो उधर भी सेल्स मैच्योर हुई हैं, इधर दरबार एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीजें हुई हैं। सर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट के आगे इसका क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो उसमें आई पर्सनली थिंक कि पहले हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो ओवरसीज जिस तरह कनाडा है या चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की मार्केट है, 42 ट्रिलियन की है ऑलमोस्ट डॉलर्स की, तो उनके पास वो क्या चीजें जो हमारे पास नहीं है। तो एटलीस्ट हम अगर क्लोज वहां तक जा सके, तो सिंस आपने इस पे स्टडी की है और तो आपने इन कॉन्ट्रास्ट देखा है कि उन सोसाइटीज में ऐसी क्या एलिमेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं जो ये सारे फ्रॉड्स और पॉन्जी स्कीम्स अवॉइड करवाते हैं। सर बात ये है कि मैं ये कहूँगा यहाँ पे वही सारे लीगल पैरामीटर्स और फाइल कल्चर है वो वहाँ पर नहीं है। इवन दुबई में भी आप देख लें, दुबई में कोई फाइल नहीं, वहाँ पे आपकी सेल्स डीड जो है ना अथॉरिटी के पास सेलर, परचेजर और डेवलपर खुद वहाँ बैठा होता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव जो रिजर्व वो बैठा होता है। उनका एक फंड होता है जो प्राइवेट सोसाइटी के ऑनर्स को नहीं जाता, वो जितनी भी सेल्स हो रही होती हैं वो उस फंड को मॉनिटर कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट्स कि यार ये इसने एक सेल चीज़ की, ये तो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट किया, उसमें पैसा आ रहा है, उसी से वो फंड्स एलोकेट कर रहे हैं डेवलपमेंट को। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं, वो प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है और इस प्रैक्टिसेस पे बात भी हो रही है। मैं आपको बताऊँ, बात हो रही है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। फिर वेटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर की भी बात हो रही है, ये आगे तक एक अथॉरिटीज़ तक गई है, उस पर डिस्कशन चल रही है। अब जहाँ तक सॉल्यूशंस की बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि चले मैं एक मार्केट रियल एस्टेट रिसर्चर के हवाले से और इकोनॉमिस्ट के हवाले से इसको देख रहा था 3-4 साल से। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में मैं वकार साहब से कहूँगा, बल्कि पाइट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले स्टेज पे हम जो प्लानर्स, अच्छे डेवलपर्स और इस तरह के लोगों को भी ऑन बोर्ड करें, उनको भी रखें जो टेक्निकल मैटर्स को शायद हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो शायद इसका
हमें वो सोल्यूशन भी बता दें या हमें वो चीज़ बता दें कि किसकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं या किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी हमें आगे डिबेटेबल करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जी उस्मान भाई। मेरा एक यार अभी देखें ना, मतलब आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं, मतलब पीटीआई दौर में कंस्ट्रक्शन पे एमएससी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब लास्ट मेरा ख्याल है शायद 2 इयर्स में आप जीटी रोड पे अगर जाएं तो मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब इन सोसाइटीज की मशरूम ग्रोथ हो रही है। तो क्या एससीसीपी इसके ऊपर कोई रोल है? सर मैं यही कह रहा हूँ ना, हम अभी तक देखें हमने, अब मैंने भी जब ये सारी इसकी रूट कॉज पे गया ना, तो इग्नोरेबल डिपार्टमेंट जो था ना, जो वो एससीसीपी था, ठीक है। हम सारे आरडीए, सीडीए, कमिश्नर, इंस्पेक्टर इसी पे घूमते रहे, चला जाए। हाँ, और एससीसीपी भी एक सिंक्रोनाइज करेगा यार, एक बंदा कंपनी रिजेक्ट कर रहा है, ये बिजनेस में देखें, जिस कंपनी ने ये लोन ऐप स्कीम डाउनलोड की वो भी एससीसीपी से रजिस्टर्ड था, फ्रॉड तो वो भी कर गए, ठीक है। अगर कोई अपना रजिस्टर्ड बिजनेस करा रहा है, वो अपना बिजनेस मॉडल दे रहा है, वहां पे रजिस्ट्रेशन से पहले उस कंपनी की एक स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, उसका स्केल आइडेंटिफाई होना चाहिए और उसको उतना ही अलाउ करना चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, आप बात कर रहे हैं ना, आपसे तो अभी बात हुई है, एक ग्रुप मैंने बनाया था, तो माशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर जब मैं फुल पेस के साथ ऑनर के साथ बैठा ना, जब मैंने उनकी चीज़ें बताई मुझे पता है, तो मेरे साथ उठ के कोई था ही नहीं। और उसके बाद जब वो कहते हैं जी आपसे हम अपने दफ्तर में बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक सोसाइटी में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, उनको मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन बना के, जिससे मैंने बताया कि 100% एप्लीकेशन नैब एक्टिव होगा। अब आप एफआई, आप बातें तो सारे बहुत कर रहे हैं, जिसके पास फाइल पड़ी हुई है उससे कहना यार तो रिटर्न एप्लीकेशन तो दे ना, वो कभी भी नहीं दे रहा, कोई बंदा दे ही नहीं रहा, ठीक है। ये एक चीज़ है कि हम, और ये चीज़ इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव आज हमने लिया है ना, ये अभी पहला स्टेप था, क्योंकि मेरी जब डॉक्टर वकार से डिस्कशन हुई थी, मैंने कहा मैं ये साल से वर्किंग कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म भी चाहिए और आगे जाके इस सेक्टर से जुड़े हुए और प्रोफेशनल लोग, जिसमें आपके टाउन प्लानर्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के लोग आते हैं, और इवन वो डेवलपर्स जो अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं, और उनको लोग उन पे ये एतराज़ करते हैं कि यार उनकी चीज़ बहुत महंगी है। मैं अच्छा, वो इसी नेक्स्ट एपिसोड में हम डायरेक्टर जनरल जो स्टेट हैं सीडीए के, उनको बुलाएंगे, वो हमें सीडीए का एंगल देंगे। जी शाफ, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली है कि जब भी हम फाइल कल्चर को डिस्कस करते हैं, हम बेसिकली डिस्कस करते हैं हाउसिंग सोसाइटी ओनर्स के पर्सपेक्टिव से, सीडीए के रेगुलेशन रूल से, लेकिन एक चीज जो हम शायद मिस कर जाते हैं कि लोग क्यों इस तरफ आते हैं। उनको भी पता है कि शायद इसमें प्लॉट्स नहीं मिलने, हमें फ्रॉड है सब कुछ, और वो वेरिफिकेशन के बगैर आते हैं। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो मेरे ख्याल से हम मिस करते हैं इसमें, वो इस रियल एस्टेट मार्केट के बाहर के फैक्टर्स जो लोगों को पुश कर रहे हैं इस तरफ। यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस, मुझे नहीं लगता कि आजकल मेजॉरिटी लोग जो फाइल्स ले रहे हैं वो इस मकसद से ले रहे हैं कि हमने ये तमाम प्लॉट्स खरीदने हैं या इन पे घर बनाने। ये एक सेविंग स्कीम बन गई है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। अगर किसी के पास 70-80 लाख 1 करोड़ है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई सेविंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। पैसा है, कहाँ लगाएं जहां से हमें रिटर्न मिल जाएगा। आजकल एक जमाना था जब हम ये देखते थे कि अच्छा लोगों ने 1-2 प्लॉट्स रखे होते थे कि अच्छा बच्चे बच्चियों की यूनिवर्सिटी की फीस अदा हो जाएगी, शादियों पे काम आ जाएगा। आजकल वो चीज फाइल्स पे आ गई है। सो आई थिंक इस चीज में हमें ये भी देखना चाहिए कि रियल एस्टेट मार्केट से बाहर से कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया है कि लोग इस तरफ आके अपना पैसा पार्क कर रहे हैं और उस पर ओवर द ईयर्स वो कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास फाइल्स होती हैं वो उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं देते, वो उन्हीं फाइल्स पे, वो लेट से 70 लाख की अगर उन्होंने 10 फाइल्स ली हैं तो 5 साल बाद उसमें से 5 फाइलें निकाल के उस पर प्रॉफिट कमा के वो इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि गिवन हाउ अनडॉक्यूमेंटेड दिस इज, कि आपने पैसा लगा दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन, या आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करते उसके अगेंस्ट। इसीलिए क्यों? बिकॉज वो यही चाहते हैं कि यार अच्छा जो हमें बाकी अथॉरिटीज हैं, पैसा उनका बेशक साफ होगा, वाइट होगा, यानी कि गलत तरीके से, लेकिन गिवन हाउ बाकी जगहों की मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, अथॉरिटीज तंग करती हैं, वो इस सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं, और जहां पे इस तरह के फिर लोगों को मेरे ख्याल से खेलने का मौका मिल रहा है जो फ्रॉड करना चाहिए। जहां तक आपने बात की ना, मैं वही बात कह रहा था कि फाइलें ओवर सेल भी इसलिए हुई है मार्केट में क्योंकि लोगों को ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट की और उन्होंने डिमांड की, ठीक है। फिर उसमें ओपन फाइल कल्चर आ गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली लोगों को जानता था जिनके
30 to 40 करोड़ के बिजनेसेस, सॉलिड बिजनेस, क्रॉकरी का, गारमेंट्स का, निशात लिनन ब्रांड का एक जानने वाले थे, उनका आउटलेट था। तो उनसे मैंने वो कहता मेरी 30 से 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, 30 से 35 मेरे एम्प्लॉइज़ थे, मैं महीने का 10-11 लाख लगाया। उन्होंने वो सारा कहता है वो 30-35 को मैंने यहाँ लगाया, वो मैं महीने का 5-6 लाख 12 लाख कमा था, ये तो उससे कई ज़्यादा कमा गया, मेरा तो अगला 1.5 साल का आ गया। ठीक है, तो ये हमारे में भी नेचर। फिर दूसरा क्या होगा कि हम लोगों ने भी यहाँ पे क्या है अपॉर्चुनिटी, नो डाउट नहीं है। अब इस टाइम ये जब क्रंच आया ना, अब हमें लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई फाइल नहीं चाहिए ना, कोई डेवलप चीज़ चाहिए, सॉलिड पीस ऑफ लैंड दिखा दें, ठीक है, रजिस्टर इंतकाल वाली चीज़ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो बंदा यहाँ वो एक जो हमारी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है, आपको स्टेट में 22% आएंगे, लोग अब ये भी कंसिडर कर रहे हैं यार ये पैसा मैं तो रिस्क फ्री है ना, बैंक में जमा करा दूं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी अब वो चीज़ें, लोग फंसे भी इसलिए ट्रैप हुए हैं, फंस गए, क्योंकि अब जब डिमांड थी उन्होंने वो चीज़ परचेज की, परचेज करने के बाद वो लिक्विडाइज नहीं हो रही, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप वो कह रहे हैं ना कि इतने मार्जिन दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बंदा कहता है बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्यों थी, एक 75 वाली चीज़ अगर आपको 30,000 रुपये में आ रही हो, ठीक है, जो हिडन में उनके साथ प्ले कर रहा है, और उसको ये डैम श्योर भी पता है कि यार मार्केट में तो 1.75 में 50 पे दूंगा तो मेरा तो निकल जाएगा पैसा। ठीक है, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट कहाँ पे करना है कि फाइल कल्चर में ओपन फाइल सिस्टम को, और अगर क्लोज भी हो रही है उनकी सप्लाई भी इतनी आए जो जब सबमिशन के टाइम जा रहे तो वो कंट्रोलेबल हो, या अथॉरिटी में ये बता दे या इन्होंने अप्लाई भी इतना किया है और आगे ये इतने कंट्रोल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ भी आती हैं, और बहुत सारे लूप होल्स हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन तो कोई क्लोज एंड सोल्यूशन तो अभी नहीं मैं कंक्लूड कर सकता। एक इनिशिएटिव लिया था जिसको आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि देखें डीलर्स की तरफ मैं जाऊंगा तो डीलर्स की तरफ तो आप वो तो कहेंगे भाईजान आप छोड़ें, हमारा तो सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आपके फॉरम से ये जनरल पब्लिक तक बात जाएगी, जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा एक प्रेशर ग्रुप भी बनेगा और जो सिस्टम को थोड़ा ठीक करने के लिए हमें सपोर्ट भी करेगा। चलिए, थैंक यू जी। अभी हम इसको फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि कंटिन्यू हम करेंगे इसी इंशाल्लाह सफर को। तो अब हम सीडी का भी अब इसमें लेंगे, जैसा आपने कहा हाँ। कि हम डेवलपर्स को भी इसमें उनका भी ओपिनियन लेंगे। तो फिर एट द एंड ऑफ दिस सीरीज वी विल हैव सम कंक्रीट सॉल्यूशंस के इसको हम रिकमेंडेशंस कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां वसंत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल जी। आप सब लोगों का थैंक्स जी।